अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुतु लाइब्रेरी चैनल। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। रात के 12 बजे अस्पताल के एक वार्ड में पड़ी वह दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी। इस वक्त इसे तसल्ली देने के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता था। बच्चे की पैदाइश का मरहला होता ही इतना तकलीफदेह है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि औरत इस मरहले में एक बार मरकर फिर से जी उठती है। नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ के बाद वो पल भी आता है जब बच्चा माँ की गोद में दिया जाता है, तो वो सारी तकलीफें पस्त से पुश्त डालकर इसे अपने सीने से लगा लेती है। इंतहाई तकलीफ में भी वो अकेली इस सब से जूझ रही थी। इसके शोहर का काम सिर्फ इसे अस्पताल पहुंचाना था, जो वो किसी बोझ की तरह इसे अपने सर से उतार कर वहाँ से चलता बना। कुछ देर मजीद दर्द बर्दाश्त करते जब इसकी सकत ख़त्म हो गई, तो वो दोनों आंखों से आंसू टूट कर कतरे की सूरत बह गए। नीम बेहोशी की हालत में इसने जो लफ्ज़ सुने वो नर्स के थे, जो किसी डॉक्टर को बुलाने का कहकर इसे स्ट्रेचर पर डाल रही थी। पड़ गई कलेजे में ठंडक, अब तुम खुश होगी बहुत। इस बोझ को मेरे साथ लाद कर इस वक्त भी सरकारी अस्पताल के वार्ड में वो आते जाते लोगों की परवाह किए बगैर अपना गुस्सा इस पर उतारा था, जब बच्चे को सीने से लगाए आंखें झुकाए हुए थी। पर ये तो रब की मर्जी है, आप और मैं कौन होती इस इसे दुनिया से आने से रोकने वाले। मरियम ने मिनमिना कर जवाब पेश करना चाहा। रब की मर्जी मुझे मत सिखाओ, ये कहो कि तुम्हारे दिल की मुराद भर आई है। तुम ही चाहती थी कि बेटी हो। मैंने तुम्हें कहा भी था कि ज़ाया करवा दो इसे, पर तुमने अपनी ज़िद पूरी की। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अब और पैसा इस पर बर्बाद नहीं करूँगा। मैं समझी तुम इसे दुनिया में लाई हो, अब आगे तुम जानो। और ये मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, वो है हैदर। मेरा नाम इसके नाम के साथ जुड़ चुका है। यही इंसान मानो। मेरा बहुत हो गया तुम्हारे ड्रामे, अब घर चलने की तैयारी करो। मेरे पास फजूल वक्त नहीं है तुम्हारे चोंचले उठाने के लिए। दिल की भड़ास निकाल कर जमाल वार्ड से बाहर निकल गया। जब यहाँ अभी भी लोग आ जा रहे थे। पास पड़े बेड से कुछ मरीज उठ कर इसकी हालत पर अफसोस करते, जबकि कुछ लोगों के चेहरों पर आई मुस्कान ये समझाने को काफ़ी थी कि वह इस तमाशे से भरपूर लुत्फ उठा रहे थे। इसके पास इस सब के लिए जैसे वक्त नहीं था। अपनी हालत भूल के इसने बच्ची को अपनी ही पहनी बड़ी सी चादर में छुपाया और खुदा का नाम लेकर इसे शख्स के साथ चलती बनी। अभी तो आजमाइश शुरू हुई थी। इससे फिक्र थी तो अपनी बाहों में खेलते नन्हे वजूद की, जो मुस्तकबिल से बेखबर माँ की आगोश के मज़े लूट रही थी। 22 साल बाद क्लास में बैठा हुआ इस वक्त लेक्चर अटेंड कर रहा था, जब इसके दिमाग में झमका सा हुआ। जल्दी से अपनी कलाई पर बंदी घड़ी देखती देखते इसने जैसे अपनी याददाश्त पर अफसोस किया। अब सूरत हाल ये थी, क्लास का सबसे ज़हीन स्टूडेंट गायब धमाके से वहाँ बैठा परेशानी के आलम में बार बार वक्त देख रहा था। ऐसा लगता था इसे कहीं जाने की जल्दी है। लंबा चौड़ा कसरती वजूद, चिट्टी गोरी रंगत जो इस वक्त नरमी से सुर्ख हो रही थी। अपने माथे पर आने वाला पसीना वो बार बार रुमाल से साफ कर रहा था। 5 मिनट मजीद गुजरे। इसे अपने सब्र का पैमाना लरबेज होता महसूस हो रहा था। तभी लेक्चर ऑफ हो गया। टीचर की क्लास से जाते इसने सुकून का सांस ले। गहरी सांस हवा में खारिज करते किताबें तकरीबन बैग में ठूंस ही डाली थी। जिप बंद करके इसने बैग कंधे पर लटकाया और उजलत में क्लास से ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी से भी बाहर निकल गया। कार ड्राइव करते इसने रफ्तार मामूल से तेज़ रखी थी। सुबह ही इसे लग रहा था कि वो कुछ भूल गया था, और क्लास में लेक्चर के दौरान अचानक इसे याद आया वो कितनी अहम बात भूल चुका था। रास्ते में एक जगह रुककर इसने बेकरी से बड़ा सा चॉकलेट केक और अलग से कुछ पेस्ट्रीज पैक करवाई। कैश काउंटर पर जाकर बिल दिया और शॉपर हाथ में पकड़े वहाँ से बाहर निकल आया, जहाँ सख्त गर्मी से इसे अपना चेहरा झुलसता हुआ महसूस हुआ। आधा घंटा मजीद ड्राइविंग के बाद एक दुकान से अच्छे से फल खरीदे, फिर हाथ में पकड़े शॉपर्स कार की बैक साइड पर रखकर वो सड़क के बाएं जाने बनी एक कपड़ों की दुकान में चला गया। वहाँ आधे घंटे बाद इसे एक सूट पसंद आया जो सफ़ेद और लाल रंग का था। ये पैक कर दें, दुकानदार को हदायत देता वो जेब से पैसे निकालने लगा। मजीद 20 मिनट के बाद कार में बैठते इसने सारी चीज़ों पर एक नज़र डाल ली। थकावट और गर्मी के बावजूद हल्की सी मुस्कान इसके चेहरे पर बिखर गई। अब वो और देर नहीं कर सकता था, इसलिए गाड़ी घर के रास्ते पर डालकर रफ्तार मजीद बढ़ा दी। आयत बेटा, ये शरबत बाहर दे आओ, मैं खाना देख रही हूँ। ट्रे में शरबत के गिलास सलीके से रखकर मरीम ने आयत से कहा। लेकिन अम्मी, आप जानती हैं ना अब वो बिना बात के गुस्सा करेंगे। बेहतरी ही आप चली जाए। मरीम को सूले से मना करती वो सिंक में पड़े गंदे बर्तन धोने लगी। आयत, मैंने क्या कहा है? इस बार मरीम ने थोड़ा सख्ती से कहा तो वह इनकार नहीं कर सकी। हाथ साफ करते ट्रे उठाकर किचन से बाहर निकल गई, जहाँ जमाल और एजाज दोनों कुछ काम कर रहे थे। चुपचाप मेज़ के पास जाकर उसने ट्रे मेज़ पर रख दी। जानती थी कि कुछ कहा तो उसका बाप गुस्सा करेगा। एक नज़र मेज़ पर फैले कागज़ों पर डालकर सिर को मोड़ा। आयत, शरबत देना ज़रा। एजाज की आवाज़ पर इसने खा जाने वाली नज़रों से इसे देखा। इसके हाथ और ट्रे में रखे गिलास में इंच भर का फासला ही था। अगर वो ज़रा सा आगे होता तो खुद भी ले सकता था। बाप के सामने वैसे कुछ कह भी नहीं सकती थी। फिर सादतमंदी से सर हिलाकर एक गिलास उठाकर से अपने हाथ पर रखा।
इस तरह कि इसका हाथ गिलास के नीचे छुप सा गया और एजाज के सामने किया। जब मुस्कुरा के से ही देख रहा था, आयत ने कौफसे से देखा, फिर गिलास मजीद आगे किया तो इसने गिलास पकड़ के इसके हाथ को भी छू लिया। यही लम्हा था जहाँ वो कमज़ोर पड़ी और शरबत झलक कर एजाज के कपड़ों को दागदार कर गया। गहरा सांस लेते उसने आंखें बंद की, जैसे आने वाले लम्हों के लिए खुद को तैयार कर रही है। फिर पुरसुकून होकर आंखें खोल दी। ये क्या बदतमीज़ है, जाहिल लड़की, तुझे अक्ल है कि नहीं? होने वाले शौहर के साथ ये सलूक करते हैं, यही सिखाया तेरी माँ ने तुझे? जमाल ने गुस्से से इसे बाजू से पकड़कर झंझोड़ा, मगर वो साकत नज़रों से बाप के सामने खड़ी इसकी आंखों में देख रही थी। यही उम्मीद थी इससे और यही बचपन से होता आ रहा था। बाप को आंखें दिखाती है बदतमीज़। एक नफूस दौड़ के इस तक पहुंचा। इनके आयात तक पहुंचने से पहले ही जमाल की उंगली के निशान आयत के नाजों से चेहरे पर अपने निशान छोड़ चुके थे। गलती बस इतनी सी थी कि इसने अपने मंगेतर के गलत इरादों को भांप कर खुद को बचाना चाहा। गलती हो गई बच्ची से बेटा, मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे। जमाल के गुस्से को ठंडा करने के लिए मरीम ने जल्दी से एजाज के सामने हाथ जोड़ लिए, जो कम से कम आयात के लिए नहायत ही तकलीफदा बात थी। गलती से नहीं हुआ, ये जानकर करती है, सब जानता हूँ मैं, ज़िंदगी अज़ाब बना दी है इसने। अपने ऊपर एक और इल्ज़ाम सुनकर आयत ने मिलाप से अपनी माँ को देखा, जो खुद बेबसी से मुजरिम बनी खड़ी थी। कहाँ जा रही हो तुम? आयत को वहाँ से ज़्यादा देकर जमाल ने गुस्से से रोका। माफ़ी मांगो अपने होने वाले शौहर से। एक और हुक्म हुआ जो आयत के दिल पर गरा गुजरा, मगर ये ज़िंदगी इसकी अपनी भी नहीं थी जिसे वो खुलकर जीती। ये ज़िंदगी तो इसकी माँ से भीख में मिली थी। जिस सब की नज़र में क्या थी? वो बस एक अनचाहा वजूद जिसे बाप का नाम ही मिल गया था, यही गनीमत थी। सुर्ख चेहरे के साथ इसने हाथ की पुष्ट से आंसू साफ किए, फिर सर झुका कर वो क्या जिसका हुक्म मिला था, ना चाहते हुए भी वो इसके आगे खड़ी अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी, जो मुस्कुराकर जमाल के साथ बैठ गया। दफ़ा हो जाओ। जैसे इसके कानों ने आवाज़ सुनी, वो किसी रोबोट की तरह चलती हुई अपने कमरे में बंद होगी। क्या हो रहा है? बिना देखे वो जानती थी कि आवाज़ किसकी। आंखों को रगड़ कर साफ करती झट से सोते से उठ बैठी, जहाँ हैदर दरवाजे के सामने ही खड़ा था। कुछ नहीं, सवाल का जवाब देते वो बेख्तियार नज़रें चुरा गई। आयत ने इसकी नज़रें चुराने पर हैदर के चेहरे से मुस्कुराहट पल भर में गायब हुई। वो यकीनन सब जान चुका था आज किस बात पर हाथ उठाया है उन्होंने तुम पर। हाथ में पकड़ी चीज़ें बेड पर रखकर वो इसके साथ ही बैठ गया और आयत का हाथ अपने हाथ में लिया, जबकि इसका दूसरा हाथ आयत के सर पर था। कुछ नहीं, ऐसे ही, आप छोड़ें ये सब, बताएं आज का दिन कैसा गुजरा? इसके सवाल को नज़रअंदाज करती हुए जड़ से बात बदल गई। बहुत बुरा। जवाब सुनकर इसने पूछने की ज़हमत नहीं की। वो जान चुकी थी कि जवाब क्यों मिला है। मैं अभी इनसे बात करके आता हूँ। आयत के चेहरे पर छपी उंगलियों के निशान से यकदम इसका पारा हाई हो, मगर आयत ने अपनी कसम देकर इससे रोक लिया। आप बताएं, कोई काम था? आयत चेहरे पर मुस्कान सजाए इसने हैदर को देखा। मैं बगैर काम के भी तुम्हारे पास आ सकता हूँ? हैदर की बात पर इसके चेहरे पर मुस्कान आई तो वो भी मुस्कुरा दिया। भाई की जान, बताए क्यों नहीं? आज तुम्हारा बर्थडे था, रात तक मुझे याद था, सुबह उठते पता नहीं कैसे दिमाग से निकल गया। देखो फिर जैसे ही याद आए सब छोड़कर मैं अपनी बहन के पास चला आया। आपको याद था? सवाल करते एक बार फिर इसकी आंखें नम हुई थी। मैं भूल सकता हूँ? इसकी नाक दबा कर हैदर ने भी इसी के अंदाज में सरगोशी की तो वो बहती आंखों से हंस दी। मरीम चाहने के बावजूद इनकी खुशी का हिस्सा नहीं बन सकती थी। जमाल को जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, इसलिए हर साल की तरह दोनों बहन भाई ने मिलकर कमरे में बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की। आयत के लिए यही मौका होता था जब वो चंद पल ही सही मगर खुलकर अपने भाई के साथ खुशी खुशी गुजारती थी, जैसे कोई रोक टोक ना होती थी, ना ही किसी किस्म का डर। फजर की अज़ान कानों में जाते ही आयत की आंख खुद ब खुद खुल गई थी। किसी को इसे जगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कुछ देर खाली नज़रों से छत को घुरी लेटी रही, फिर कंधे पर दुपट्टा डालकर वॉशरूम चली गई, जहाँ से वुज़ू करती। कुछ ही देर बाद वह बाहर आई। सर पर बड़ी सी चादर लपेट के इसने जाए नमाज कोने में बिछाई और खुदा की इबादत में मशगूल हो गई। नमाज से फारिग होती इसने चादर उतार कर दीवार पर लगी खूंटी पर लटका दी और सूट के साथ का दुपट्टा सर पर ओढ़ लिया। अब इसका रुख किचन की तरफ था। जानती थी मरियम वहाँ अकेली काम कर रही होगी। कमरे से निकलकर किचन का रुख करती एक जगह ठटक कर रुक गई, जहाँ कमरे की रोशनी बाहर तक आ रही थी। साथ ऐसा लग रहा था अंदर मजूर नफूस से झगड़ा कर रहे हों। पहले इसका दिल घबराया, फिर खुद को हिम्मत देती थोड़ी आगे हुई तो आवाज़ें साफ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ जमाल और हैदर की। अब्बू ऐसा कैसे कर सकते हैं? आयत के साथ इतनी जल्दी क्या है आपको इसे यहाँ से भेजने की? मैं जल्दी कर रहा हूँ, 22 साल इसे अपने घर में रखा है, मैंने बर्दाश्त किया और कितना करूँ? वैसे ही बेटियां बोझ होती हैं, जितनी जल्दी हो सके इस बोझ को सर से उतार देना चाहिए। जमाल की तीन सफाकी पर कुछ देर आवाज़ें आना बंद हो गया। अब आयत को यहाँ खड़े रहना बेकार लगा तो इसी खामोशी से कमरे से वापस चली गई। कैसी बातें कर रही हैं आप? बेटियां बोझ नहीं होती, रहमत होती खुदा की। पहले लोग ना समझते ऐसी बातें करते थे। आप आज के दौर में रहते हैं, ऐसी सोचकर किस तरह रख सकते हैं? चाहे आप इसे अपनी बेटी ना माने, मगर हकीकत झुटलाई नहीं जा सकती। आप कुछ भी कहीं, वो मेरी बहन है और मैं इसके साथ ऐसा सलूक बर्दाश्त नहीं करूँगा। आपने अब आयत के साथ कोई नाइंसाफ़ी की तो मैं इसे लेकर चला जाऊँगा। यहाँ से याद रखिएगा,
पहली बार इस तरह वो जमाल के सामने खड़ा हुआ था। आज इसे वाकई गुस्सा आया था। हर बार वो जमाल को प्यार से समझाता था, मगर अब इसे पानी सर से गुजरता महसूस हो रहा था। एक नज़र साकत से बैठे जमाल पर डालकर वो रुका नहीं था, कमरे से बाहर निकल गया था। आज तो शाम के वक़्त मगरिब की नमाज़ अदा कर रही थी जब मरीम इसके कमरे में आई। कुछ देर इंतज़ार के बाद जब आयत फ़ारिग हुई तो पहली नज़र इसकी मरीम पर ही पड़ी। क्या वो अम्मी, क्या कहा अब्बू ने? आयत इन्हें देखकर ही जान चुकी थी इसके बाप ने कुछ कहा होगा, जिसकी माँ ने इसे बताते हुए झिझक रही थी। और तुम्हारे अब्बू चाहते हैं तुम इजाज़त के साथ जाओ खरीदारी करने। कैसी खरीदारी? मरीम की बात सुनकर माथे पर बट डाले ने देखने लगी। शादी की। ओह! आयत के मुँह से एक ही लफ्ज़ निकला। अपनी माँ से शादी की बात सुनकर वो हैरान नहीं हुई थी। जानती थी कि इसका बाप एक बार ठान चुका है तो हर हाल में वही होगा। इस सब के लिए वो चंद रोज़ पहले सुनीगी बातों से ही खुद को तैयार कर चुकी थी। जाज़ भी जमाल के किसी दोस्त का बेटा था। ये रिश्ता भी जमाल की मर्ज़ी से हुआ था। हैदर ने इनकार करना चाहा, मगर आयत के चुपचाप मान जाने पर वो बाप को कुछ कह ना सका। क्या मैं भाई के साथ चली जाऊँ? मरीम को इसकी आंखों में इल्तिजाई के सिवा कुछ नज़र ना आया था। नहीं, जमाल नहीं मानेंगे। अच्छा ठीक है, वैसे भाई हैं कहाँ? ससी से सवाल करती अलमारी से कपड़े देखने लगी। इसने वही सूट निकाला था जो हैदर ने इसे इसके सालगिरह पर दिया था। सफ़ेद और सुर रंग का लिबास था। इसे काफ़ी पसंद भी आया था। वो इस शहर में नहीं है, मस्जिद में कुछ नहीं जानती। एक पल के लिए आयत ने इन्हें देखा, फिर हल्का सा मुस्कुरा दी। जानती थी कि यही होगा। जमाल ने जान कर हैदर को शहर से बाहर भेजा था ताकि आयत को अपने सर से उतार सके। इसका बाप ज़िंदगी के वाहिद रिश्ते का मान भी इससे छीन चुका था। कपड़े बदल कर उसने बड़ी सी चादर ओढ़ी और हर किस्म की आराइश से पाक अपने दिल को मार कर कमरे से बाहर निकल गई। जमाल के कमरे के बाहर रुककर इसने गहरा सांस लिए, फिर दरवाज़ा एक बार नॉक किया, मगर नॉक के अंदर जाने की हिम्मत इसने कभी खुद भी नहीं की थी। अपने ही घर में हमेशा से वो परायों की तरह रहती आई थी। इजाज़त मिलने पर वो कमरे में दाखिल हुई। सामने ही वो इसके बाप से इजाज़त ले रहा था। एक पल को इसे देखकर जल्दी से जगह से उठा, फिर इसे अपने पीछे आने का कहकर कमरे से बाहर निकल गया। वो अपने माँ बाप को ये तक नहीं कह पाई, नामहरम के साथ इस वक्त बाहर जाना इसे मुनासिब नहीं लग रहा। गाड़ी में काफ़ी देर खामोशी छाई रही। जब जहाज़ ने से पूछा कहाँ चलें, फिर जहाँ आपको ठीक लगी। इसे लगा वो खरीदारी के लिए किसी दुकान का पूछ रहा, मगर इसका दिल हर चीज़ से चार्ट हो चुका था। आज से पहले इसे किसी ने मौका भी कहाँ दिया था अपने लिए कुछ खरीदने का। कभी दिल होता तो हैदर ले जाता था, इसके अलावा वो कभी मार्केट नहीं आती थी। हैरत का झटका से तब लगा जब वो गाड़ी किसी होटल के आगे रुक चुका था। देखने में तो अच्छा खासा ही लग रहा था, मगर आयत को कुछ अजीब सा लगा। जिस मकसद के लिए उसे लाया था, इस हिसाब से इन्हें मार्केट में किसी दुकान या शॉपिंग मॉल में होना चाहिए था। उतरो। आयत को सीट पर जमे देखकर वो घूमकर इसकी तरफ आया और दरवाज़ा खोलकर अब इसकी उतरने का मुंतज़िर था। वो घबराती हुई गाड़ी से बाहर निकलकर होटल को देने लगी। तब तक वो गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर चुका था। मुझे अंदर नहीं जाना, आपका जो काम है कर आ जाए, मैं इंतज़ार करूँगी। पार्किंग एरिया में खड़ी इसकी कार से टेक लगाते हुए उनका कहा, मैं इतना भी बुरा नहीं जितना तुम मुझे समझती है। चलो हम बस यहाँ से खाना खाएंगे, फिर खरीदारी करेंगे, इसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ आऊँगा। इतना यकीन तो कर ही सकती हो मुझ पर। चेहरे पसंदीदा तासुर ली। इसने पहली बार आयत से इस तरह बात की थी। इसके लहजे से आयत को अंदाज़ा हुआ शायद वो कुछ गलत कह गई है। इसके बाप ने इस शख्स को इसके लिए पसंद किया था, अब इसे इतना यकीन तो रखना ही होगा। खामोशी से कदम बढ़ाती इसके पीछे चल पड़ी, जो राहदारी से गुजरते हुए एक कमरे के आगे रुका। आयत ने दरवाजे पर लगा स्याह बोर्ड पड़ा जिस पर कमरा नंबर 221 लिखा था। वो चाहकर भी ये नहीं कह पाई कि खाना खाने के लिए अलग कमरे लेने की क्या ज़रूरत थी। सबके साथ नीचे बैठकर भी खाना खाया जा सकता था। बैठो। इससे बेड पर बैठने का इशारा करते इसने रिसीवर कान से लगाए, फिर एक दो डिशेस के नाम बताकर इसकी तरफ आ गया। अगले 10 मिनट में वेटर इन्हें खाना देकर गया। जाज की पुश्त इसकी तरफ होने की वजह से वो नहीं जानती थी कि मजीद 5 मिनट इसने वेटर से क्या बात की थी। खाना खाने के दौरान वो गैर महसूस तरीके से इसके करीब आकर बैठ गया। ये इसके साथ आने के बाद दूसरा धचका था, जो इसे लगा था कि खुद पर जबर करती वो उठकर सामने सोफे पर जा बैठी थी। अभी इसने खाने को हाथ भी नहीं लगाया था जब वो फिर से सोफे पर इसके करीब आकर बैठ गया। आप वहाँ जाकर बैठे प्लीज़, से धड़कते दिल के साथ इसे मुश्किल से जाज को कहा, जो इसकी बात सुनकर पागलों की तरह हंस रहा था। आयत को शुबा हुआ शायद ये इंसान पागल है। मेरी होने वाली बीवी हो, मेरा हक है तुम पर। तुम गैरों जैसा बर्ताव क्यों कर रही हो? होने वाली बीवी हो, अभी हुई नहीं। आपका भी मुझ पर कोई हक नहीं है, ना ये हक मैंने आपको दिया है। मैं बाहर हूँ, आप खाना खा लें, मुझे घर छोड़ दीजिएगा। खरीदारी मैं अम्मी के साथ कर लूँगी। दरवाजे की जानिब जाती उसने नाप घुमाई, मगर वो लॉक था। अब सही मायनों में आयत को अपनी लापरवाही पर गुस्सा आया। क्या ज़रूरत इसके साथ आने की? हाँ, थोड़ी मार खानी पड़ती, लेकिन वो इज़्ज़त तो महफूज रहती। यहाँ है इसकी चाबी, ये दरवाज़ा तब तक नहीं खुलेगा जब तक तू मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करती। आखिर इसमें बुराई क्या है? मेरी होने वाली बीवी हो। आयत का दिल किया इसका कत्ल कर दे, मगर इस वक्त इससे दिमाग से काम लेना था। बाकी सब इसने अल्लाह पर छोड़ दिया था। ठीक है, जैसा तुम चाहो। अपनी आवाज़ से खाई से आती महसूस हुई, पर एजाज खुलकर मुस्कुराए से पहले वो इस तक पहुंचता इसने झपट से पास पड़े बोतल उठाई। जानती थी ये हराम शय ही होगी, फिर भी बोतल को ऐसे देखने लगी जैसे कुछ पता ना हो। पियोगी तुम?
मैंने एक बार पी थी, शुरू में कड़वी लगती है मगर फिर ठीक लगती है। अब वो बोतल को खोलते मज़े से इससे नापाक शय की तफसील बता रहा था। वो 2 गिलास उठाकर इसने थोड़ा-थोड़ा महलूल दोनों में डाला और एक तरफ इसकी तरफ बढ़ाया, दूसरा अपने मुँह से लगा लिया। इसे देखकर ही आयत को कराहत में सी महसूस हुई। इस वक़्त इज़्ज़त की फ़िक्र ना होती तो सच में वो ही क्या कर देती। जैसे वो अपना गिलास खाली कर चुका, एक और भर लिया। आयत खामोशी से बैठी से देखती रही। जब इसे लगा वो अपने होश में नहीं तो हिम्मत जमा करती इस तक आई। अब इसे कुछ भी करके इसकी शर्ट की जेब से चाबी निकालनी थी। तुम्हें पता है तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। नशे में धुत गिलास को देखते बड़बड़ा रहा था। जिसे वो गिलास नहीं आया तो इसकी पीठ की तरफ जाकर आयत ने अपना हाथ इसके कंधे से गुजार कर इसकी जेब में डाला और चाबी हाथ में ली। इससे पहले वो पीछे होती इसका हाथ एजाज के हाथ में था। क्या कर रही थी? मुश्किल से आंखें खोल के उसने आयत से पूछा, जबकि इसके मुंह से आने वाली शराब की बदबू आयत से बर्दाश्त करना मुश्किल हो रही थी। कुछ नहीं, मैं वहाँ देख रही थी, वहाँ कोई है शायद। इसने बात करते वॉशरूम की तरफ इशारा किया, गोया सच में कोई हो। तुम रुको, मैं देखता हूँ। गिरता पड़ता वहाँ से उड़ता इसी जानिब चला गया जहाँ आयत ने इशारा किया था। तभी वो फुर्ती से दरवाजे की तरफ आई, दरवाज़ा खोलने लगी। पहले वो 2-4 कोशिशों के बाद कहीं जाकर चाबी दरवाजे को लगी। तब तक वो आयत को देख कर इसकी तरफ लपका। जब इसे दिल में खुदा को याद करते चाबी घुमाई, टिक की आवाज़ से इसके साथ दरवाज़ा खुल चुका था। मज़ीद किसी चीज़ का इंतज़ार किए बिना वो पहले कमरे से फिर होटल से बाहर दौड़ती चली गई। कहाँ थी तुम? हाँ, इतनी मुश्किल से घर पहुँचती अभी आयत ने सुकून का सांस भी नहीं लिया था जब जमाल ने थप्पड़ सीध करते सवाल किया था। मैं तो वो होटल देखा, मैंने कहा था ना कि कर आई। मुंह काला कहीं से। ये बीच बाजार में अपने होने वाले शोहर को चमका देकर किसके साथ गई थी तू? इनके अगले इल्ज़ाम पर इसका दिमाग ही चकरा गया। इसकी बात सुनने के बजाय वो लोग इसे ही मुजरिम ठहरा रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कहीं भी नहीं गई थी, बल्कि इसने अपनी वजाहत देने की कोशिश की। जब जमाल ने फिर से इस पर हाथ उठाया, वो खुद को संभाल ना सकी और ज़मीन बोस हो गई। मरीम ने झुके से उठाना चाहा मगर वो हाथ से इशारा करते ने मना कर गई थी। आज इसे यकीन हो चला था इस दुनिया में इसे सिर्फ जलील और रुस्वा होने के लिए पैदा किया गया है। इस वक्त अपने दिल में कहीं मौजूद माँ के लिए बाकी मोहब्बत भी दफन होती महसूस हुई। वो क्या झूठ बोल रहा है? तुझे ढूंढने के चक्कर में इसे चोट भी लगी है, अस्पताल में है वो। यकीनन शराब इसके सर चढ़ गई होगी। आयत ने दिल में सोचा, अब आप क्या चाहते हैं? पहली बार इसने बिना डर के जमाल को देखकर पूछा, जिसे बेटी से ज्यादा एक गैर आदमी पर भरोसा था। देखा कैसे इसके पर निकल आए हैं। मुझसे ज़बान लड़ा रही है ये। आपकी बार मरीम इनके अताब का निशाना बनी। एक नज़र बाप को देखकर इसने किचन पर नज़र डाली। इस वक्त इसे शिद्दत से प्यास लगने का एहसास हुआ। वो लोग रिश्ते से इनकार कर चुके हैं, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं करूँगा। सुबह ही किसी के साथ चलता करूँगा इसे। आखिरी बात जो इसके कानों में पड़ी वो इसके बाप की थी, जो इसकी माँ से ज़्यादा शायद खुद को यकीन दिला रहा था। रात के वक्त वो सोने की तैयारी करती जब मरीम इसके कमरे में दाखिल हुई। इन्हें अपने पास देखकर वो सीधी होकर बैठ गई। अम्मी, वो मैं क्यों किया तुमने ऐसा? मरीम के सवाल पे इससे जैसे हंसी आई थी। फिर वो अफसोस से सर हिलाने लगी, मगर कहा कुछ भी नहीं। जमाल ने तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। कल वो लोग आ रहे हैं तुम्हें लेने। अच्छा, इसने इत्मीनान से जवाब दिया। फिर मरीम का हाथ पकड़ कर अपने पास बैठाया। इसी खामोशी से इनके चेहरे से बहने वाले आंसू अपने हाथ से साफ किए। फिर वही हाथ इसके कंधे पर फैला दिया। जो खुदा को बेहतर लगेगा वही होगा। आपको रोना नहीं चाहिए। मरीम ने खुफगी से देखा। वो दो बच्चों का बाप है। उन्होंने नया इंकशाफ किया। एक पल के लिए इसने अपनी माँ को देखा, फिर मुस्कुरा दी। शुक्र करें कि कोई लूला लंगड़ा नहीं पकड़ा आपके शोहर ने। इसने मजाक किया, मगर मरीम के रोने में मजीद तेजी आ गई। बेटी के दिल में छुपा दर्द महसूस कर सकती थी। वो खुद भी एक औरत थी, इससे ज्यादा एक बेबस माँ, जो चाहकर भी इसे वो जिंदगी ना दे पाई जिसके ख्वाब उन्होंने देखे थे। आप सो जाएं, जाकर आने वाले कल का सोचकर आज की नींद क्यों हराम कर रही है? मरीम को लगा कि उसे दिलासा दे रही है। सुने, आज वो पहली बार इसे माँ नहीं पुकार रही थी। मरीम जानती थी कि इसकी बेटी अंदर से मर चुकी थी, शायद खोखली हो चुकी थी। जाते दरवाजे से अपने कदम वापस से इसकी जानिब लिए। आंसू थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक बार मेरे भाई से बात करवा दें, हो सके तो आखिरी बार मेरी झोली में कुछ डाल दें। मैं वादा करती हूँ इन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। आयत की बातें इन्हें अपने होश खोने पर मजबूर कर रही थी। मरीम का दिल चाहा इसी वक्त ज़मीन में धस जाए और रोती बिलखती इसके कमरे से बाहर निकल गई तो मायूस होकर आयत बिस्तर पर दराज होगी। नींद तो इससे वैसे भी नहीं आनी थी। फिर वो तकिए पर सर टकाए माजी की यादों में खो गई, जहाँ वो अपने भाई के साथ ही हैदरी से छेड़ रहा था और वो इसे नज़रअंदाज करती आइसक्रीम खाने में मगन थी। इसकी सोचों का तसल्सल इस वक्त टूटा जब एक बार फिर मरीम इसके कमरे में आई। आयत ने उलझन भरी नज़रों से इन्हें देखा। जमाल बुला रहे हैं तुम्हें। मरीम के पैगाम पर आयत ने जोर से आंखें बंद की, फिर जिस्म को ढीला छोड़ दिया। आज इसने दुपट्टा सर पर नहीं लिया बल्कि कंधे पर ही डाला था। पता नहीं क्यों इसे दुपट्टे से भी उलझन हो रही थी। इसका दिल कर रहा था वो धाड़े मार कर रोए, मगर आंखें खुश्क थी। वो चेहरा जो सफ़ेद रंगत का हामिल था आज मरीम को बिल्कुल जर्द लग रहा था। वो इससे कुछ नहीं कह पाई थी। खामोशी से इसे अपने साथ लिए कमरे से बाहर निकल गई। जी, कमरे में आते इसने नज़रें नीचे रखी थी। शायद खुद भी किसी से नज़रें मिलाना नहीं चाहती थी। ये लो, बात कर लो हैदर से, मगर वादा करो इसे कुछ नहीं बताओगे, यहाँ के बारे में ना आने का कहोगी। मोबाइल से देने से पहले जमाल ने इसे आगाह किया था तो आयत सर हिलाकर रह गई। अपने खुश्क होते लबों को ज़बान से तर किया। इसका गला बार बार खुश्क हो रहा था। पिछले 2 दिन से इस सिर के हल्के नीचे
पानी के सिवा कुछ भी ना उतरा था और कमाल की बात थी कि किसी को भी इस तरफ ख्याल ना गया। एक नज़र इसने जमाल के पास रखे पानी के गिलास पर डाली, फिर लंबा सांस खींचकर हैदर का नंबर मिला दिया। जो भी था, पहले इसे अपने भाई से बात करनी थी। पता नहीं किस्मत इसे किस मोड़ पर ले जाती। जाते जाते वो बस एक बार हैदर की आवाज़ सुनना चाहती थी। हेलो। दूसरी तरफ से आती हैदर की आवाज़ सुनकर इसकी बेचैन दिल को सुकून मिला था। भाई मैं हूँ। आयतन से बात करते हुए जैसे अपनी मौजूदगी का साथ दिलाया। मरीम अब मजीद ये बर्दाश्त ना कर सकती थी, इसलिए कमरे से बाहर निकलकर आंसू बहाने लगी। आयत गुड़िया तुम कैसी हो? एक पल को वह हैरान हुआ। नंबर तो उसके बाप का था, मगर हैरानकुन बात थी कि उन्होंने आयत को कैसे दे दिया। बात करने को जो भी था, इतने दिनों बाद अपनी बहन की आवाज़ सुनकर मुस्कुरा उठा था। ठीक आप कैसे हैं? चेहरे पर हल्की सी मुस्कान सजाए। और दूसरी तरफ से हैदर की आवाज़ सुन रही थी। कमरे में बैठे जमाल की नज़रें मुसलसल सिर पर टकी हुई थी। मैंने तुम्हारे लिए यहाँ से बहुत सी शॉपिंग की है, तुम देखोगी तो खुश हो जाओगी, हैदर ने चहकते हुए इसे बताया। आयत ये भी नहीं कह सकती थी कि इसे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं बल्कि इसकी ज़रूरत है। हेलो। आयत इसे खामोश पाकर उसने आवाज़ दी। जी सुन रही हूँ। एक आंसू टूट कर इसकी आंख से निकला। फिर पता नहीं वो इसे क्या क्या बता रहा था। आयत बस हूँ हाँ में जवाब देती रही। इसे चाह थी कि भाई की आवाज़ सुनने की, और वो पूरी हो रही थी। सुबह के 11 बजे थे जब कमरे में मोहल्ले की चंद औरतें आयत के गिर्द बैठी अपनी बातें कर रही थी। वो साफ सुथरा लिबास जेबतन किए सर झुकाए बैठी थी। कुछ पल डेथ खाने के बाद इसे जमाल के कमरे में आता हुआ नजर आया। साथ एक सफ़ेद लिबास वाला आदमी भी था जिसके हाथ में एक रजिस्टर कलम और कुछ कागजात थे। एक पल को देख इसका दिल किया कि कहीं भाग जाए। फिर इसने सोचा बाहर की दुनिया इससे ज़्यादा जालिम। इसी सोच के कश्मकश में इसने कब मुँह से अल्फाज निकाले, कब दस्तक किए, वो नहीं जानती थी। जैसे ही निकाह हुआ औरतें इसे बारी बारी मुबारकबाद देने लगी, मगर वो अभी तक सर घुटनों पर टकाए ऐसे बैठी थी जैसे किसी ने जिस्म से रूह निकाल कर खाली मांस का पुतला बैठा दिया हो। सबसे आखिर में मरीम ने इसे गले लगाया। माँ के सीने से लगकर इसकी आंखें नम हुई, मगर इसने जब्त के कड़े पहरे बैठाकर वापस अपने अंदर धकेल दिया। मरीम ने इसका हाथ अपने हाथ में लिया था, एक बार फिर गले लगाए। इस दफ़ा जो अल्फाज इसके कानों ने सुने वो माजरत के थे। इसकी माँ ने इससे माफ़ी मांग रही थी और इन्हें दे भी देती, मगर जिंदा लाश किसी को क्या दे सकती थी। कमरे से बाहर निकलते एक 3 साल का बच्चा आकर इसके घुटनों से चिमट के जिसे वहां मौजूद एक औरत ने अलग किया। फिर इसने देखा कि इसके बाप के साथ एक आदमी खड़ा था जिसकी गोद में भी छोटा बच्चा था। आयत को आते देखकर वो जमाल के गले लगा। देखते देखते वो आखिरी बार माँ की सूरत अपने दिल में बसाए वहां से रुखसत होगी। जमाल ने इसके सर पर हाथ रखना भी गवारा ना किया। वहां से खाली हाथ ही आई थी। आयत ने इस घर से एक चीज़ उठाई थी जो इसकी चादर के पल्लू में बंधी थी, और वो और कुछ नहीं, इसके भाई की मुड़ी हुई तस्वीर थी। आप अंदर चलिए, मैं दरवाज़ा बंद करके आता हूँ। यही कोई 5-6 मरले के बने घर में जाते इसने एक बार सबको गौर से देखा। इस घर में इसे 2 बच्चे और एक आदमी के अलावा कोई नज़र नहीं आया। वो आदमी इसका शौहर था। 2-3 कदम इसने अंदर की तरफ बढ़ाए जब फिर से वही बच्चा आकर इसकी टांगों से लिपट गया। आदमी इसके मासूम आंखों में देखा जहाँ ये बात था। इसने अंदाज़ा लगाया कि शायद वो इसे अपनी माँ के रूप में देख रहा था। अपने अंदर झांक के इसने ममता टटोलने की कोशिश की। अब बच्चे ने इसके हाथ की उंगली थाम ली और आगे चलने लगा। आए तो खाली दिमाग के साथ इसके पीछे पीछे घसीटती जा रही थी। आधी रात का वक़्त था जब नींद से इसकी जाग हुई। तब इसे महसूस हुआ कि इसकी जाग शोर से हुई थी। फिर आसपास नज़र दौड़ाकर वो झट से बिस्तर से उठी। इसे समझ नहीं आ रहा था वो यहाँ कैसे आई। फिर अचानक इसके दिमाग में चमका हुआ कि अब इसे याद आ रहा था कल वो इसके बच्चे के साथ कमरे में आई थी जो बिस्तर पर लेट कर काफ़ी देर से बातें करता रहा। खुद भी वो टांगे सीधी करने की गर्ज से वहाँ पर बैठ गई। ओह, इससे जैसे अफसोस हुआ, यानी कि वो ऐसे ही वहाँ सो गई थी और इसका इरादा मज़ीद सोने का था। जब रोने की आवाज़ मज़ीद तेज़ हो गई। अब इसके लिए नींद लेना मुश्किल ही नामुमकिन था। वो अपने साथ लेटे बच्चे को परे करती आसा से उठी, फिर बिस्तर पर पड़ी चादर उठाकर सर पर ली। ऐसा करने से इसके बिखरे बाल छुप गए थे। पाँव में जूता डालना चाहा, मगर अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ा गौर से देखने पर इसे जूते का एक ही पैर मिला, दूसरा शायद बेड के नीचे चला गया था। रात के इस वक्त बेड के नीचे झांकना तर करके वो नंगे पाँव ही कमरे से बाहर निकल गई। आज जिस कमरे में जिसके पास ही एक और कमरा था जो मुकम्मल अंधेरे में था, मगर बच्चे की रोने की आवाज़ें यहीं से आती सुनाई दे रही थी। अंधेरे में कमरे में जाना इसे मुनासिब नहीं लगा। इससे इसी तरह बाहर खड़ी सोचती रही। आखिर सोचो को झटक से सोचा कि आवाज़ लगा ले, जो होगा इसे जवाब दे देगा। मुंह खोलते इस पर नया राज आश्कार हुआ। इस वक्त पता नहीं क्यों इसकी आवाज़ ही निकल रही थी। एक पल को इसने सोचा शायद गूंगी होगी। फिर खुदा को याद करते बाहर से ही कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। आ जाए अंदर, इसने धीमी मगर परेशान आवाज़ सुनी। अंदाज़ा लगा सकती थी अंदर मौजूद शख्स इस बच्चे के रोने से परेशान है। सुनिए ज़रा, किचन से मोमबत्ती ले आए जाकर, शायद अंधेरे की वजह से बेचैन है ये। वो जो अभी आवाज़ देने ही वाली थी, अंधेरे में इसकी पुकार पर सहलाती वापस मुड़ गया। अब वो सोच रही थी कि शायद इसने आयत की मौजूदगी को महसूस कर लिया था, इसलिए इससे कहा। अब सबसे बड़ा मसला ये था कि किचन किस तरफ इसे याद आया। इसने पूछा ही नहीं था किचन कहाँ है। ये यहाँ देखती हूँ, खुद से बातें करती हुई वो चलती जा रही थी। तभी राह में पड़ी चीज़ से टकरा कर ऊंधे मुँह ज़मीन पर गिरी। दर्द की हमारी एक चीख इसके गले से निकली, जिसका
इसने जल्दी से गला घोंट दिया, मगर तब तक अंदर बैठी मखलूक बाहर आ चुकी थी। इसे पता था मगर वो उठ नहीं पा रही थी। इसके पैर पर बुरी तरह चोट लगी थी हाथों से। इसने महसूस किया कि अब इसे यकीन था कि वो किसी बच्चे की साइकिल थी। आप ठीक हैं? इसने बाहर आते से आवाज़ दी। आयत का कहना चाहती थी हाँ मैं ठीक हूँ, मगर कह नहीं पाई। इसकी खामोशी महसूस करके वो खुद ही आगे आया। तभी आयत ने अपना हाथ बढ़ाया। इसे लगा वो इसे उठाने की मदद करने आया है, मगर ये क्या, वह बच्चा इसके हाथ में थमाकर खुद दूसरी जानिब चला गया। वो शॉट की तरह मुंह खोले कानों को चीरती बच्चे की आवाज़ बंद कराने के लिए इसे बुलाने की कोशिश करने लगी। कमरे में फैली रोशनी में आए थे सुकड़ी समेटी सी बिस्तर पर बैठी थी। इसके दाएं और बच्चा सो रहा था और खामोशी नज़रों से सामने बैठे शख्स को देखती जो इसके पैर के आधे उखड़े नाखून का मुशाहदा करा था। आपको संभल कर चलना चाहिए था, पहला जुमला जो आयत ने इसे पिछले आधे घंटे में पहली बार कहते सुना, मगर वो खामोश रही थी। टूटे हुए नाखून को काटना पड़ेगा, अगर ये किसी चीज़ में उलझ गया तो तकलीफ देगा। इसकी दूसरी पेश गोई पर आयत ने एक नज़र उठा से देखा, जिसकी नज़र इसके पैर पर थी। अब वो सोच रही थी कि शायद वो खुद से बात कर रहा है। नाखून तराश से आधे आधे टूटे नाखून को अलग करके इसने आयत के अंगूठे की मरहम पट्टी की और दवाई एक तरफ रख दी। अब रुमाल से अपने हाथ साफ कर रहा था। दर्द ज़्यादा हो तो पास टैबलेट पड़ी है, ले ले। वो इसे कहना चाहती थी कि ज़िंदगी ने जो दर्द इसे दी है इसके आगे कुछ भी नहीं है, मगर ज़ुबान हिलने से इनकारी थी। एक नज़र टैबलेट पर डाली, साथ ही दूसरी दवाई भी रखी थी। फिर खुद ही इनमें से नींद की गोलियों का पता निकाल कर एक साथ 2 गोलियां पानी से फाँक कर लेट गई। इस वक्त इसका सर दर्द से फट रहा था। वो सोना चाहती थी। मामा उठे। मामा सुकून से गहरी नींद सो रही थी जब किसी ने आंखें से झंझोर डाला। जबरदस्ती आंखें मसलती उठकर बैठी। वही बच्चा के बिस्तर से लगा खड़ा था। कमरे में लगी वॉल क्लॉक देखकर इसे अफसोस हुआ कि इसकी फजर की नमाज कज़ा हो चुकी थी। इससे पहले वो कुछ सोचती और इस बच्चे ने आयत के हाथ को थाम कर अपनी तरफ खींचा। इसका इशारा समझकर आयत ने कंधों पर अच्छी तरह दुपट्टा फैला लिया। वॉशरूम का दरवाज़ा इसे इस बच्चे ने ही दिखाया था। साथ पूरे घर में दूसरे बच्चे की चीखों पुकार भी जारी थी। कुछ ही देर में वो फ्रेश होकर आई तो ठटक सी गई। बच्चा अब भी बाहर इसी हालत में खड़ा इसका इंतजार कर रहा था। आपको पता है अब्बू नहीं आए आज, इसलिए पापा खाना बना रहे हैं। आपको पता है बुआ नहीं आई है आज, इसलिए पापा खाना बना रहे हैं। मुंह पर हाथ रखकर हंसता हुआ आयत को बहुत अच्छा लग रहा था। इसे देखकर एक खूबसूरत मुस्कुराहट इसके चेहरे पर ठहरी। आपको मेरा नाम पता है? खाने की मेज़ पर इनके साथ बैठी थी। जब बच्चे ने इसकी तरफ देखा तो उसे नफ़ी में सर लाया। ओह, मैंने आपको बताया नहीं, फिर मैं आपको कैसे पता होगा? मेरा नाम जुनैन है और ये सहर है मेरी छोटी बहन। अब की बार इसने एक नज़र उठाकर सामने बैठे शख्स की गोद में मौजूद बच्चे को देखा, जिसके मुंह में फिडर था। इसे तो लगा था वो लड़का है। अब की बार इसने गौर से बच्चे को देखा, फिर सर झटक कर बैठ गया। आपका नाम हमें पता है, पापा ने बताया था। जुनैन मुसलसल से बातें कर रहा था। वो इसके जवाब में से उस तरह हला देती है, आयत है ना आपका नाम? मामा इसके आपकी बात से तस्दीक चाहिए तो आयत ने मुस्कुराकर सहलाया। मुझे बहुत पसंद आया। वो अब इसके नाम की तारीफ कर रहा था। शायद ज़िंदगी में पहली बार आयत ने अपने नाम पर गौर किया था। शुक्रिया। इसने खुद के मुँह से निकलते अल्फाज सुने। पापा का नाम पता है आपको? जुनैन की अगली बात पर रोटी तोड़ता इसका हाथ रुका था। इस वक्त इसे याद आया वो अपने शौहर का नाम तक नहीं जानती। खाने से हाथ पीछे करती वो शर्मिंदगी से नजरें झुकागी। जुनैन खाना खाते वक्त बात नहीं करते, खामोशी से खाना खाओ। सख्त आवाज़ के साथ वो वहाँ खामोशी छा गई। आयत की भूख इस वक्त उड़ सी गई थी। क्या आपने निकाहनामे पर दस्तक नहीं किए थे? वो जिंदगी से बैठा इसके पैर पर महरम लगाता हुआ सवाल कर रहा था। किए थे। 2 लफ्ज़ी जवाब देकर वो सर झुका हुआ सर मजीद झुकागी। फिर आप मेरे नाम से अनजान कैसे हैं? चलें मान लिया आपने दस्तक करते वक्त नहीं पड़ा होगा। निकाह के दौरान काजी ने भी तो पूछा होगा आपसे, फिर आपने कैसे नहीं सुना? इस बार इसकी आवाज़ में हैरानगी का अंसर शामिल था। पता नहीं, जवाब देते इसने एक बार फिर नज़रें नहीं उठाई। ज़रूरत से ज़्यादा लापरवाही बरत गई थी वो। मुझे यकीन नहीं हो रहा। कर रास्ते आप मेरे साथ हैं, आप कह रही हैं कि आपको मेरा नाम नहीं पता। अगर जुनैन आपसे ना पूछता, आपको याद भी नहीं रहता कि आप ऐसे शख्स के साथ रह रही हैं जिसका नाम तक आपको नहीं पता। इसकी आवाज़ में सख्ती थी। आयत ने बाखूबी महसूस किया। खैर, मेरा नाम मोमिन है। उम्मीद है आज के बाद आप इतनी लापरवाही का मुजाहरा नहीं करेंगी। अब आप पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। मेरे बच्चों को आपकी ज़रूरत है। मैं एक प्रैक्टिकल इंसान हूँ, आपसे भी समझदारी की उम्मीद रखता हूँ। रही बात हम दोनों के रिश्ते की, आप मेरी बीवी हैं, आपकी इज़्ज़त, आपका रुतबा मेरे लिए अहम होगा, इसमें कोई कोताही नहीं होगी। हाँ, मोहब्बत मैं आपका उम्मीदों पर शायद पूरा ना उतर सकूँ। मैंने हमेशा से अपनी पहली बीवी से मोहब्बत की है जो अब इस दुनिया में नहीं है, मगर कोशिश करूँगा आपको शिकायत का मौका ना मिले और कोई भी बात हो बिला झिझक मुझसे कह सकती हैं आप। आखिरी बात कहकर इसने आयत से चादर लेने को कहा। इसका इरादा से ख़रीदारी कराने का था, लेकिन आयत गुमसुम बैठी इसकी बातों में खोई हुई थी। क्या कह रहा था वो? आयत की इज़्ज़त इसके लिए अहम है। हाँ, यही कहा था इसने। का आंसू आंख की सरहद पार करके फलांग कर बाहर निकला। इसे लगा कि शायद वो कोई ख्वाब देख रही। इसने कब सोचा था कि इसे भी कोई कभी ज़िंदगी मिलेगी। एक बार फिर सोचो कि दुनिया में गुम होकर याद करने लगी। उसे कह रहा था कि मोहब्बत शायद ना दे सके। इसने कब मोहब्बत की ख्वाहिश की थी? ये उम्मीद तो इसने कब से छोड़ दी थी। इसे तो इज्जत चाहिए थी, अपने लिए थोड़ी सी अहमियत। इसने क्या चाहा था? सिर्फ इतना कि इसके वजूद को तस्लीम किया जाए। आज इसे एक अनजान शख्स ये सब देने को तैयार था। अनजान शख्स नहीं, इसने खुद ही अपनी सोच की तस्दीक की। अनजान कहा था वो इसका मजाजी खुदा था, इसका शोहर था वो।
जुनैन तंग मत करो, सहर को अभी सुलाया है इसे मैंने। जुनैन को मसनूई घुरिस देते इसने सहर को अपनी गोद से उठाकर पालने में सुलाया। ज़िंदगी में पहली बार इसका वास्ता बच्चों से पड़ा था। बच्चे इसे पसंद थे मगर इनकी देखभाल जैसी बड़ी जिम्मेदारी पहली बार इसके कंधों पर आई थी। हाँ, इसे बच्चों के बारे में कुछ पता नहीं था मगर वह जानती थी वक़्त सबसे बड़ा उस्ताद होता है। मैं कहाँ तंग कर रहा हूँ? आंखें घुमाते से मासूमियत से पूछा तो आयत ने मुस्कुरा के से प्यार दिया, जिसके जवाब में इसने भी आयत को प्यार दिया। एक नज़र सामने पड़े शॉपिंग बैग्स पर डालकर वो दुपट्टे कंधे पर लटकाए वहां से उठ गई। इसका इरादा सब समेट कर रखने का था। पहले इसने सैर के कपड़े, जूते और दूसरी इस्तेमाल की चीज़ें सेट करके एक तरफ रखी। वहां बने कैबिनेट में पहले से रखी चीज़ों को मुआयना किया, जिसमें शहर का दूध, घर में पहनने वाले कपड़े और भी बहुत सा सामान था। इस सब में जुनैन पेश पेश था, इसे हर चीज़ के बारे में बता रहा था। जुनैन के कपड़े और सामान के लिए अलग से छोटी सी अलमारी थी जहाँ तूफान मचा था। उसने एक नज़र जुनैन को देखा तो वो मुंह पर हाथ रखे हंस रहा था। आयत ने गहरा सांस लिए, फिर सारी चीज़ें वो दोबारा तरतीब के साथ रखी। आखिर में से मोमिन और अपनी चीज़ें समेटी थी मगर वहाँ कोई जगह नहीं थी जहाँ वो कपड़े रख सकती। ये हमारा कमरा है, पापा का कमरा साथ वाला है, आयत को बताते हुए वो मुसलसल के दुपट्टे के लटके हुए हिस्से को पकड़े खेल रहा था। आयत असबात में सर गर्दन हिलाती दूसरे कमरे में चली गई। जाने से पहले शहर के गिर्द तकिए रख दिए कहीं वो गिर ना जाए। सारे काम से फारिग होते से 3 घंटे लगे थे। अब वो बुरी तरह थक चुकी थी, इसलिए जाकर कुछ देर सहन में बैठ गई जहाँ एक तरफ कुछ कुर्सियां और मेज़ रखे थे, दूसरी तरफ एक तपाई पड़ी थी, इसके ऊपर भी चादर बिछी हुई थी। एक पल को आयत ने इस घर का मुआवजा अपने बाप के घर से किया। हैरानगी की बात यह थी कि कम जगह की कम सहूलियात होने के बावजूद उसके दिल ने शौहर के घर को बेहतरीन करार दिया। वजह सिर्फ एक थी, वो यहाँ खुलकर सांस ले सकती थी, कोई भी इसकी ज़ात की नफ़ी नहीं कर सकता था। जुनैन की आवाज़ लगाने पर एक नज़र किचन के तो देखा जब अपनी जगह से उठ गई। अब इसका इरादा खाना बनाने का था। शाम का वक्त था, माहौल में गर्मी की शिद्दत कम हो चुकी थी। खाना बनाते वक्त वो एक नज़र सहन में बैठे जुनैन पर भी डालती जो सहर के साथ खेल रहा था। जुनैन की हर बात के जवाब में सहर खिलाकर हाथ पैर मारने लगती। आयत को ये मंजर मुकम्मल लगा। एक पल को से हैदर की याद आई, पर आंखें नम होने से पहले वो दोबारा हांडी में चम्मच हिलाने लगी। अस्सलाम वालेकुम, अभी वो रोटियां बना रही थी जब इसने सलाम की आवाज़ पर बाहर झांका। मोमिन ने सहर को सीने से लगाए खड़ा था। इसके दिल ने तस्दीक की कि इसका शौहर इसके बाप जैसा तो हरगिज़ नहीं था। क्या हो रहा है? किचन में आके उसने आयत से पूछा, साथ फ्रिज से पानी निकाल कर गिलास में डालने लगा। खाना बना रही थी मैं, सॉरी मुझे आने में देर होगी। अब वो आयत के पीछे खड़े से माजत कर रहा था। आयत को समझ नहीं आई कि इसकी माजत का क्या जवाब दे। कुछ देर सोचने के बाद इसने खामोश रहना ही बेहतर समझा। से लगा वो खुद ही चला जाएगा मगर ख्याल ही रहा। अब वो सिंक का नल खोले बर्तन धो रहा था। आप रहने दे, मैं करती हूँ। जल्दी से चूल्हा बंद करती हूँ। उसकी तरफ आई मगर मोमिन अपनी जगह से हिला तक नहीं। मुझे आदत है, तुमने खाना भी तो बनाया है, मैं एक दो काम कर लूँगा, तुम तो मेरी शान कम नहीं हो जाएगी। खुदा ने तुम्हें मेरा हमसफ़र बनाया है। वैसे घर के काम बुआ कर जाती हैं, आजकल इनकी तबीयत ख़राब है इसलिए नहीं आ रही। जानती हो हमसफ़र कौन होता है? प्लेट्स को तेज़ी से साफ़ करता है, इससे बातें भी कर रहा था जो इसके पीछे खड़ी गौर से सुन रही थी। इसके देखने पर नफ़ी में सर हिलाया। मेरे नज़दीक एक ऐसा साथी जो हमेशा हर सफ़र में आपका साथ दे। तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो तो नाइंसाफ़ी होगी। तो मेरी ज़िंदगी में आई हो तो नाइंसाफ़ी होगी अगर मैं सारे काम तुम पर डाल दूंगा। पहले भी मैं अपने काम खुद करने का आदी था, अब अगर तुमने कुछ काम संभाल लिए हैं तो कुछ मैं कर लिया करूँगा। तुम्हें जुनैन और सहर को भी संभालना होता है जो बहुत मुश्किल काम है। आयत की नज़र इसकी पीठ की तरफ ही मरकोज़ थी, बहुत गौर से इसे नोट कर रही थी। जो हाथ धोकर अब वो इन्हें कपड़े से साफ़ कर रहा था। धुले हुए बर्तन सारे तरतीब से स्टैंड में लगे थे। बाहर से सहर की रोने की आवाज़ है तो इसी खामोशी से किचन से बाहर निकल गई। पीछे मोमिन खाना बाहर पड़े मेज़ पर लगाने लगा। सारे काम खत्म करके इसने सहर को दूध बना कर दिया। मोमिन ने से कहा था कि इसका दूध पीने का वक्त है। अब वो एक हाथ से सहर के मुंह में दूध की बोतल पकड़े, दूसरे हाथ से जुनैन को थपक रही थी जो इसकी झोली में सो रहा था। जुनैन के बालों में उंगलियां चलाते आए ने आराम से इसका सर अपनी गोद से उठाकर तकिए पर रखा। बैठे बैठे इसकी आंखें, इसकी टांगें शल सी हो गई थी। इसका इरादा टांगे फैलाकर बैठने का था जब वो दोबारा उठकर इसकी गोद में सो गया। इस बार आयन ने आंखें बंद करते लंबा सांस खींचा और फिर से इसे तपकने लगी। एक नज़र पास लेटी सहर को देखा जो सो चुकी थी। दूध की बोतल एक तरफ रख के इसने जुनैन को देखा। अब इसकी खुद की आंखें भी नींद से बोझल हो रही थी। ज़रा सी आंख ही लगी थी कि दरवाज़ा नॉक हुआ और वो झट से सीधी हो गई। इसके पास आता शख्स कोई और नहीं, मोमिन ही था। आपको नींद आ रही है, चल के दूसरे कमरे में आराम कर ले, जुनैन सो चुका है। मोमिन की आवाज़ पर वो सर हिलाकर जुनैन को गोद से हटाकर तकिए पे मुंतकिल करने लगी जो ज़रा सा कसमसाकर फिर सो गया। आयत ने एक नज़र दोनों को देखा, फिर वो साथ वाले कमरे में चली गई लेकिन मोमिन इसके पीछे नहीं आया था। इसे पता था वो बच्चों के साथ सो गया होगा। खुद को पुरसुकून करती वो बेड पर लेट गया। अब इसे अंदाज़ा हो रहा था कि काफ़ी देर बैठने की वजह से इसकी कमर तख्ता बन चुकी थी। यकदम तेज़ दर्द उठा तो हाथ रखकर कमर सलाने लगी, फिर आराम से दोबारा लेट गई। लाइट बंद करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई
क्योंकि आज फिर से लाइट जा चुकी थी। शदीद गर्मी के आलम में भी वो नींद के झटके खाने लगी और कुछ ही देर में इस पर गनुदगी छा गई। अभी 1 घंटा ही हुआ था, सीने पर पड़ने वाले बोझ से इसका दम घुटने लगा। नींद में इसने हाथ से महसूस करना चाहा तो इसके हाथों को कुछ नरम नरम सा महसूस हुआ। जड़ से आंखें खोलती वो होश की दुनिया में ही जहाँ जुनैन इसके सीने पर सुकून से सर रख के सो रहा था। अब की बार इसने जानकर इसे परे हटाना चाहा तो पूरे का पूरा इस पर लेट गया। मामा, मुझे आपके पास सोना है, पापा डांटते हैं, वो गंदे हैं। जुनैन के मुंह से मोमिन के लिए शिकवा सुनकर उसने जानदार कहका लगाया, मगर ख्याल आने पर जल्दी से इस कहके का गला भी घूंट गई। यकीन जुनैन नींद में उठकर मोमिन के सीने पर सोया होगा, इसलिए मोमिन ने इसे डांटा था। नींद तो इसे अब आनी नहीं थी, इसलिए चुपचाप जुनैन के रेशमी बालों में हाथ लाने लगी। ऐसे ही थी आए थे, एक बार गहरी नींद से इसे कोई जगा देता तो फिर टैबलेट लेने के बाद ही नींद आती थी। इससे अपने सीने पर इसकी जोर से चलती सांसें महसूस करके इसने जुनैन को अपने बाजू पर मुंतकिल किया, फिर अपनी सुर्ख होती आंखों को मौत कर वैसे ही लेटी रही। 1 महीने से ऊपर का वक्त गुजर गया था। इसे यहाँ रहते रहते इस 1 महीने में इसके घर वालों ने मुड़कर इसकी खबर तक ना ली थी। वैसे भी इन्हें क्या फ़र्क पड़ता था वो मरे या जिए। हैरत की बात ये थी कि इसे हैदर की कॉल भी नहीं आई थी, ना इसका कोई अता पता था। दिल में कहीं ना कहीं जो उम्मीद की जोत जल रही थी वो अब मध्यम पड़ती नजर आ रही थी। इस 1 महीने में पूरा घर इसने खुद संभाल लिया था। बच्चों की देखभाल करते करते काफ़ी कुछ सीख गई थी। जुनैन और सहर काफ़ी हद तक इससे अटैच हो चुकी थी। एक चीज़ जो अभी तक कायम थी वो इसके और मोमिन के माबैन सर्द मेरी थी। वो बज़ाहिर वो इससे आम से लहजे में बात करता था, कभी बच्चों के हवाले से, कभी घर के हवाले से। अपनी या इसकी ज़ात के मुतालिक एक लफ्ज़ आयत ने इसके मुझ से सुना नहीं। वो बस इस घर में मोमिन के बच्चों की माँ के हैसियत से आई थी। हाँ, वो इस घर में अनचाही बीवी थी, मगर नाचाही माँ नहीं थी। जुनैन और सहर के सारे से सुकून मिलता था। अपना पूरा दिन इन दोनों के साथ गुजारती थी। इसे पूरे दिन में 1-2 घंटे छोड़कर आयत ने जुनैन को हर वक्त बातें करते सुना था। वो बातूनी था या शायद आयत के आने के बाद हो गया था। जो भी था इसका दिल लगा रहता था। मोमिन से इससे कोई शिकवा नहीं था। इस घर में रहकर कम से कम वो इसे ज़हनी तकलीफ से पीछा छुड़ा चुकी थी, जो इसे अपने बाप के घर में सहनी पड़ती थी। ज़ोहर की नमाज का वक्त हो रहा था। हर तरफ कानों में मौज़िन की अज़ानें गूंज रही थी। आयत इस वक्त कमरे में बैठी सहर को तैयार कर रही थी। ये इसका रोज़ का मामूल था। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के बायस जहर को नहलाकर गर्मी की मुनासबत से कपड़े पहनाकर तैयार कर देती। इसके कुछ पल बाद वो सो जाती तो आयत नमाज पढ़ लेती थी। जुनैन, मत करो बेटा, मुझे देर हो रही है, नमाज कज़ा हो जाएगी। आयत ने एक बार जुनैन को देखा, जो अपनी चमकती आंखों से इसे देख रहा था। पिछले 10 मिनट से जब भी सहर सोने लगती तो वो इसे गुदगुदी करने लगता और सहर हंसते हुए आंखें खोल देती। ये सो जाती है तो मैं बोर हो जाता हूँ। मुँह बूस उड़ता हुआ टांग पर कोनी टकाए अपना छोटा सा चेहरा हाथ पर रख हथेली पर रख चुका था, जिससे इसके फूले हुए गाल मजीद फूल गए। बात तो ठीक है आपकी, अच्छा ऐसे नहीं उठाओगे तो मेरे पास एक हल है आपकी प्रॉब्लम का। आयत की बात पर वो झट से उठता इसकी गोद में घुस गया। इसने सब इतनी तेजी से किया कि आयत पीछे को एक हाथ की तेली टकाकर खुद को गिरने से बचाया। बात तो ठीक है आपकी, अच्छा इससे नहीं उठाओगे तो फिर एक पास गिरने से बचाया। अरे अरे आराम से, अभी मामा गिर जाती है। आयत ने नरमी से समझाया। नहीं गिरती, मुझे पता है। जुनैन ने इसके गाल पर हाथ रखकर अपने होने का एहसास दिलाया। ऐसा अक्सर वो ऐसे बातों के दौरान करता था। आपको कैसे पता कि मैं नहीं गिरती? आयत ने इसे आजमाइश में डालना चाहा। आपका बेटा है ना, आपको बचाने के लिए मैं कभी आपको गिरने नहीं दूंगा। इसकी बात सुनकर आयत की आंखें नम हुई। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि छोटा सा बच्चा इससे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। इस सच को वो झुठला नहीं सकती थी। और जुनैन अपनी उम्र के बच्चों से काफ़ी हद तक होशियार और ज़हीन था। आयत की हर बात इसके लिए पत्थर पर लकीर होती थी। हाँ, वो इसे कभी कभी तंग करता था, मगर आयत समझती थी कि अभी बच्चा था वो। मम्मा आपकी नमाज, इसे उंगली से इशारा करते इसका ध्यान घड़ी की तरफ करवाया। कुछ ही देर में इसकी नमाज कज़ा हो जानी थी। आंखों को रगड़ कर वो जल्दी से उठी। मेरी प्रॉब्लम? आयत का दुपट्टा खींचकर वो इसे रोकता हुआ यादा निकालने लगा। हाँ आओ मेरे साथ। जल्दी से सहर के गिर्द तकिया लगा के इसने एक बार फिर से चेक किया। फिर जुनैन का हाथ थाम कर कमरे से बाहर निकल गई। अपने साथ साथ इसने जुनैन को भी वुज़ू करवाया। फिर कमरे में वापस आकर इसे सर पर पहनने के लिए टोपी दी, जो जुनैन ने अपने छोटे छोटे हाथों में थाम कर जल्दी से पहनी। आयत ने 2 जायनमाज बिछाई थी जुनैन के लिए। वो पहले ही अलग से छोटी जायनमाज लेकर आई थी। अपनी जायनमाज पर खड़े होकर इसने जुनैन से कहा, जैसे वो नमाज पढ़ेगी इसे देखकर पढ़ता जा। अलबत्ता पूरी नमाज इसने थोड़ी ऊंची आवाज़ में पढ़ी थी, ताकि जुनैन भी आराम से नमाज पढ़ सके। दुआ मांगते हुए इसे एहसास हुआ था कि जुनैन इसके पास नहीं बैठा। फिर सर झटक कर दुआ में मशगूल हो गई थी। मामा बाहर एक अंकल आए हैं, वो कह रहे हैं कि आपसे मिलना है। मैंने कहा बाहर इंतज़ार करें। ठीक है ना। आयत की गर्दन के गिर्द बाजू हल करते सर झूलते अपनी बात की तस्दीक चाह रहा था। आयत ने दुआ खत्म करते इस बात में सर हिलाया तो पल में जुनैन के चेहरे पर मुस्कुराहट बेकर की। जाए नमाज तय करके वो दरवाजे की तरफ बड़ी नमाज के लिए ली गई चादर इसने उतारने की ज़हमत नहीं की थी। कौन? वो दरवाज़ा खोलने से पहले इसने आवाज़ लगाई। हैदर कानों में पड़ने वाले जवाब ने सुनकर बेशुमार नन्हे कतरे इसकी आंखों से टपकने लगे। जबकि इसकी हालत देखकर जुनैन परेशानी से इसका हाथ थामे खड़ा था। अपने बेजान होते हाथों से इसने दरवाज़ा खोला, थोड़ा सा खोला और सामने ही वो इसे संजीदा नज़रों से देख रहा था। एक लफ्ज़ भी मुँह से मत निकालना,
घर चलो मेरे साथ अभी। और इसी वक्त आयत की कलाई पर अपनी गिरफ्त सख्त करते से साले जाने लगा। जब आयत ने मुश्किल से इसके कदम बढ़ते कदमों को रोका था, इसका अपना एक पैर ना चाहते के बावजूद दरवाजे से बाहर था, एक पैर इसने अंदर की तरफ जमाकर खुद को जैसे कैद किया था। जुनैन डरा सहमा इसकी टांगों को चिमटा हुआ था, जैसे इस डर हो अपनी माँ के दूर जाने का। प्लीज़ भाई, जुनैन डर गया है, हम बैठकर बात कर सकते हैं। भराई आवाज़ में कहती इसने हैदर को देखा, जिसकी खुद की आंखें नम थी। इस वक्त आयत की हालत हैदर को काबिले रहम लगी थी। आयत में जान थी इसकी, कहाँ वो इससे जहाँ भर की खुशियाँ देना चाहता था, कहाँ वो आज इस हाल में इसके सामने खड़ी थी। इससे एक पल में हैदर की गिरफ्त इसकी कलाई पर से हल्की हुई थी। कड़कती गर्मी में कमरे में छत पर लगे पंखे की आवाज़ के अलावा एक और आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। आयत की आंखों से बहते बरसात सलसल जारी थी। इस वक्त जुनैन को अपनी गोद में लिए वो कमरे में बैठी थी। हैदर बैठने की ज़रूरत महसूस ना की थी। कैसे हैं आप? कमरे में छाई खामोशी को तोड़ते आयत ने हाथ बढ़ा के इसके हाथ को थामना चाहा, जो इसने झटक दिया था। जानती थी हैदर इससे नाराज़ होगा, मगर इस कदर सख्त रवैये की तवक्को इसे अपने भाई से हरगिज़ नहीं थी। मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। आयत ने एक और कोशिश की कि जब हैदर का इसकी तरफ उड़ता हुआ हाथ हवा में रुक गया था। हैदर का बर्ताव देखकर जुनैन झट से आयत के पीछे छुप गया। वहीं आयत किंग सी हो गई। तुम इतनी बड़ी पागल कैसे हो सकती है? इसे कंधों से थामकर वो सख्ती से इसे पूछ रहा था, मगर कुछ बोली नहीं। मेरा दिल कर रहा है तुम्हें जान से मार दूं। तुमने इस बाप के साथ किया वादा निभाया, मुझे जान रखकर मेरा क्या? मैं ऐसा कौन सा गुनाह किया था मैंने तुम्हें मेरा ज़रा ख्याल नहीं आया? इन लोगों के साथ रह रहकर तुम भी बेहिस बन गई हो। तो मुझे जीते जी मार दिया तुमने। जानती हो मैं खुद से नज़रें नहीं मिला पा रहा। मुझे इस लायक नहीं छोड़ा। हर पल मुझे ये एहसास अंदर से मारा है कि मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाई। क्यों हाँ कि तुमने इस सब के लिए क्यों हाँ कि तुमने सब के लिए एक बार मुझे बता तो देती, कहीं और ले जाता। तुम्हें मुझ पर बोझ नहीं थी तुम। मैं वादा खिलाफ़ी नहीं कर सकती थी। भाड़ में गया तुम्हारा वादा। मेरे जीते जी तुम इस ज़ेद में मज़ीद नहीं रहोगी। लेने आया हूँ तुम्हें, चलो घर मेरे साथ। मैं इस घर नहीं जा सकती जिसे आप मेरा घर कह रहे हैं। वैसे भी वो मेरा था ही कब। इस घर पर इस घर के लोगों पर बोझ थी मैं। वक़्त आने पर बोझ को सर से उतार दिया जाता है। जैसे मेरे बाप ने मुझे अपने सर से उतारा, वहाँ से आने पर भी इनका दिल मेरे लिए नरम नहीं पड़ा। इनकी कही गई बात मेरे दिल पर लिखी जा चुकी है। रुखसती के वक़्त जब एक बेटी को अपने बाप की ज़रूरत होती है, मैंने भी उम्मीद की थी शायद वो दिखावे के लिए सही, मगर मेरे सर पर हाथ रख दे पर एक बार फिर मार खा गई मैं। उन्होंने मुझसे कहा कभी मेरा शोहर मुझे घर से निकाल दे, मेरे पास से कोई ठिकाना ना हो, तो इनकी चौखट पर ना जाओ। मैं अब तक जितना वो बर्दाश्त कर सकते थे कर चुके। मेरा वजूद इनके लिए बेमानी है। इन्हें बेटी नहीं बेटे की चाह थी। आप बहुत खुशकिस्मत हैं इस मामले में। इनके चाहने ना चाहते से कुछ नहीं होता। तुम इनकी बेटी हो, ये हकीकत है। वो घर जितना मेरा है इतना ही तुम्हारा अभी है। आयत किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है? यही मेरी किस्मत है, इसलिए आज मैं यहाँ हूँ। इस समय कोई कुछ नहीं कर सकता, ना आप ना मैं। हाँ मुझे मलाल है बस यही कि मेरी माँ भी खामोश तमाशाई बनी रही। शायद अपनी जगह पर वो भी दुरुस्त हो। मैं खुश हूँ यहाँ सुकून से बेड पर एक तरफ बैठी हो। जुनैन के बाल सवार रही थी। फिर इसने नज़र उठा के हैदर को देखा, जो तंजीर हंस रहा था। वो तो देख रहा हूँ मैं शादीशुदा मर्द की बीवी, 2 बच्चों की माँ, इससे छोटे से झोंपड़े में कैसे गुजारा करके खुश है। तुम समझ नहीं रही हो, कल को लोग तुम्हें मोमिन की दूसरी बीवी कहकर पुकारेंगे। जिन बच्चों को तुम माँ बनी बैठी हो, लोग ताने कसेंगे तुम पर सुतीली होने की, और वो तकलीफ़ इस तकलीफ़ से कहीं बढ़कर होगी। घर है ये मेरा, मुस्तकबिल किसने देखा है? मैं आज में खुश हूँ। आयत को गुस्सा आया था, जैसा भी था इसका घर था। यकीनन ये इस आदमी की औलाद होगी। इसने जुनैन और सहर की तरफ इशारा करते बैठने के लिए जगह ढूंढनी। फिर कुछ ना मिलने पर बाहर पड़ी कुर्सियों से एक लाख अंदर रखी और इस पर बैठ गया। ये मेरे भी बच्चे हैं। हैदर की अगली बात पर इसने एहतजाज किया तो मुस्कुराकर अफसोस से सर हिला गया। जानती हूँ मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया था। अब मुझे मेरी उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। हैदर ने अफसोस से देखा, जब बच्चे को गोद में ली इसके सामने बैठी थी। इस वक्त इससे आयत अपनी बहन कामी ने बच्चों की माँ ज़्यादा लग रही थी। मैं खुश हूँ यहाँ। आयत ने इसे यकीन दिलाने की भरपूर कोशिश की थी। कहाँ है तुम्हारा सरताज? आपकी बात से मजाक में इसे छेड़ा। वो जान चुकी थी कि इसका गुस्सा कम हो गया है। काम पर गए हैं, शाम को आते हैं रोज़। तुम सारा दिन घर पड़े इसके बच्चों में लगी रहती हो। नौकर भी तुम्हें ही बना लिया है यहाँ। भैया प्लीज़, वो अच्छे हैं। मैं कैसे आपको यकीन दिलाऊं? घर का काम करने से कोई नौकर नहीं हो जाता। सारा काम मैं अकेली नहीं करती, वो मदद करते हैं मेरी। इम्प्रेसिव। 1 महीने में ऐसा कौन सा जादू हो गया है तुम पर? अपने भाई को पानी तक नहीं पूछा, नहीं उल्टा यहाँ बैठ के इसके कसीदे पढ़ रही है। वो भिगो कर इसे जूते लगा रहा था। आप पिछले 1 घंटे से मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। मेरा बच्चा भी डर गया है। इतने खफा
होकर इससे गिला किया था। मेरा इरादा तुम्हें दो लगाने का था। इसने शर्मिंदा होने की बजाय आयत को हकीकत से आगाह किया। ये सच भी था। कुछ देर पहले तक तो वो खुद डर गई थी। आज तो अफसोस से सहलाती कमरे से बाहर निकले। किचन से बना खाना गर्म करके इसने ट्रे में रखा, फ्रिज में से ठंडा पानी निकाला, सारी चीज़ें लेकर दोबारा कमरे में चली गई। हाँ, वहाँ इसने कुर्सी के आगे मेज़ रख के इसके सामने खाना रखा। फिर वो वापस किचन में आ गई। हैदर को चाय पीने की बहुत आदत थी। सुबह दोपहर शाम 3 वक्त चाय पीता था। इसके कहने पर से पहले इसने दूध चूल्हे पर चढ़ाकर चाय बनाई। फिर ये पास पड़ा कप उठाकर छलनी से चाय छानकर कप के किनारे साफ किए। छोटे से ट्रे में चाय का कप रखकर किचन से बाहर निकल गई और ट्रे जाकर इसके सामने रख दी। शुक्र है चीनी पत्ती थी। मुझे लगा हमसायों से मांगने जाओगी। अभी वो फिर से इसे छेड़ रहा था। आयत ने घूर कर इसे देखा। अब ज़्यादा हो रहा है। हैदर को वो खफा सी लगी तो माज़ा करता चाय पीने लगा। खाने को इसने हाथ तक नहीं लगाया था। जो आयत जाकर दोबारा किचन में रखा। ही बातों बातों में ज़ोहर से असर होगी। वो सुकून से बैठे से बातें कर रहा था। कभी कभी इसे छेड़ने भी लग जाता, जिस पर आयत खफा हो जाती। असर की नमाज़ पढ़ के सलाम फिरा तो हैदर पूरी तरह बच्चों के साथ मसरूफ़ था। सैर को गोद में लिए जुनैन के साथ भी हंसी टटोली करने लगता। पुरसुकून होकर इसने तस्बीह की दुआ मांगी। अब हैदर ने अपनी मस्ती में इससे भी शामिल कर लिए थे। आयत के साथ मिलकर इसने ज़िंदगी में पहली बार घर का काम भी करवाया, जिस पर जुनैन और वो हंस कर लूट-पुट हो रहे थे। कोई काम इससे ढंग से नहीं हो पा रहा था, फिर भी वो लग रहा था। आपकी तबीयत ठीक है? मोमिन का सुर्ख चेहरा देखकर आयत को तशवीश हुई थी। पहले भी इससे पूछना चाहती थी, मगर मोमिन को हैदर के साथ मसरूफ़ देखकर इसने बाद में पूछने का इरादा किया। इस वक्त जुनैन और सहर को सुलाकर से मोमिन का ख्याल आया तो इसके पास आ गई। वो आपका चेहरा सुर्ख हो रहा था, इसलिए पूछ लिया। मोमिन को अपनी तरफ सर नज़रों से देखते पाकर आयत ने जवाब पेश किया। कुछ वक्त इसके पास से खड़ी इंतजार करती रही। शायद वो जवाब देने के मूड में नहीं था। आयत ने वहाँ से जाना बेहतर समझा। आयत इससे पहले वो कमरे से बाहर जाती, मोमिन की आवाज़ पर इसके बढ़ते कदम थम गए थे। यहाँ आओ मेरे पास। मोमिन का अपनी तरफ बढ़ता हाथ देखकर आयत का हलक खुश हो गया था। आज से पहले कभी भी इसे मुखातिब करता था, मगर आज खुश तो था इसके लहजे में जो वो महसूस कर सकती थी। मोमिन की तरफ जाते इसके कदम मन भर के होकर रह गए थे। इसके पास पहुंची। आयत का हाथ इसके हाथ में था, जिसे वो थाम कर अपने सर पर रख चुका था। यहाँ मेरे पास आओ रख चुका था। मेरे सर में बहुत दर्द है। पता नहीं वो दरख्वास्त कर रहा था, ये हुक्म दे रहा था। आयत को अंदाज़ा नहीं था। वो खामोशी से सर सरहाने बैठ कर अपने नरम हाथों से सर दबाने लगी थी। तभी से अंदाज़ा हुआ मोमिन का माथा हल्का गर्म था, शायद इसे बुखार हो रहा था। तुम गई क्यों नहीं हैदर के साथ? इसका अगला सवाल सुनकर वो ठटकी थी। क्या वो चाहता था वो चली जाए? हैदर को कितने मान से इसने कहा था कि घर इसका है। अब जैसे एक पल में सब पराया लग रहा था। अपनी सोचों में इतनी उलझ गई। आंसू का कतरा न अनजाने में मोमिन के माथे पर गिरा। तुम रो रही हो? आयत की तरफ करवट लेकर मोमिन ने इसकी आंखों में देखना चाहा। वाकई वो अपने रोने का शुगल पूरा कर रही थी। मैंने बस हंसी सा सवाल पूछा था। तुम चाहती तो मेरे घर पर ना होते हुए भी अपने भाई के साथ जा सकती थी, जबकि मैं जान चुका हूँ ये शादी भी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है। अगर तुम्हें मेरा सवाल बुरा लगा तो मैं माफ़ी मांगता। मुझे अंदाज़ा होता तुम्हें इतना बुरा लगेगा तो कभी ना पूछता। मोमिन ने शर्मिंदा होने पर आयत के बहते आंसू यकदम थमे थे। अब इसने ये तो नहीं चाहा था कि मोमिन इसके सामने शर्मिंदा हो। आई एम सॉरी। वो एक बार फिर माफ़ी मांग रहा था। आयत खुद भी शर्मिंदगी से सर झुका गया। मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। आए तुम खुद ये सब सोच रही हो। अब यही मेरा घर है, यहाँ से मैं कहीं नहीं जा सकती। काफ़ी देर बाद आयत ने खुद को कहते सुना थैंक यू। उसके मुंह से निकले लफ्ज़ों ने आयत को चौंका दिया था। वो समझ नहीं पाई थी कि किस बात के लिए इसका शुक्रिया अदा कर रहा है। शुक्रिया तो इसे अदा करना चाहिए था। इसकी वजह से वो सालों बाद ज़हनी तकलीफ से रहा हुई थी। यहाँ आकर इसे फैमिली के साथ रहने का एहसास हुआ था। मोमिन की वजह से अपने सर के नीचे वो महफूज छत का एहसास कर पाई थी। ये घर, यहाँ की खुशियाँ सब इसी की बदौलत से मैसर हुई थी। इस सब के लिए आयत इसका जितना शुक्र अदा करती कम था, मगर वो था इसका एहसानमंद हो रहा था। खामोशी के आलम में मोमिन ने इसके कंधों के गिर्द खसार खींचकर आयत को खुद से करीब किया था। आयत को इसके लबों का पुरहिद्दत लम्स अपनी पेशानी पर महसूस हुआ। इस लम्हे आयत को अपनी धड़कनें बेकाबू होती महसूस हुई। आयत के कामते हाथों को जैसे मोमिन ने अपने मजबूत हाथों में लिया। आयत को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ। घनीरी पलकों की चिलमन गिराती वो मोमिन के सीने पर अपना सर टका गई। आज इसकी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई थी। सब था इसके पास। इसकी अपनी दुनिया थी जहाँ इसकी ज़ात को जटलाया नहीं जाता था, बल्कि वो इसकी ख़ानदान का हिस्सा थी। बाकी सब की तरह वो भी चाहती थी किसी की ज़िंदगी में अहमियत की हामिल हो। मोमिन की ज़िंदगी में आकर प्यार, अहमियत, भरोसा, यकीन सब इसे मिल गया था। अब इसे किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं थी। आप इन्हें समझाते क्यों नहीं? इस वक्त वो हैदर के घर जा रहे थे जब आयत ने मोमिन से कहा, वो खुद समझदार है आयत, मेरा ख्याल नहीं, इसे मज़ीद कुछ समझाने की ज़रूरत है। मोमिन ने इसकी आंखों में मौजूद इल्तिजा देख ली थी, जानता था किस बारे में बात कर रहे थे। खाक समझदार है, बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। आयत को मोमिन का
हैदर की तरफ दारी करना कुछ ख़ास पसंद नहीं आया था। तो नहीं, तुम बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो, इसकी अपनी ज़िंदगी है, हम इसे इस फ़ैसला बदलने पे मजबूर नहीं कर सकते, कम से कम मैं तो नहीं। साफ़ इशारा था आयत की बात मानने के मूड में हरगिज़ नहीं है। वो भाई हैं मेरे, अगर कुछ गलत करेंगे तो मेरा हक़ है इन्हें बताना। आयत अभी भी अपनी ज़िद पर अड़ी थी। सास जुनैन को भी देख रही थी, जो उसकी गोद में बैठा मज़े से आइसक्रीम खा रहा था, जबकि सहर मोमिन के पास थी। देखूंगा मैं, इसने आयत को टालना चाहा। नहीं, आप बात करेंगे इनसे आज ही, वो ऐसा नहीं कर सकते। जैसे भी हैं हमारे माँ बाप हैं, इस उम्र में इन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत है। इस तरह बुढ़ापे में इन्हें बेयारो मददगार छोड़ देना दुरुस्त फैसला नहीं है। इन्हें कहीं वापस घर चले जाए। आयत की बात पर मोमिन ने लंबा सांस खींचा था। समझाना नामुमकिन था, खासतौर पर जब बात इसकी फैमिली की होती थी। वो चाहकर भी इसे बता नहीं सका था कि हैदर ने नहीं, बल्कि खुद जमाल ने हैदर को घर से निकाल दिया था। वजह सिर्फ यही थी कि वो आयत के साथ खड़ा था। इसने जमाल से आयत के हिस्से की बात की थी, जो इन्हें नामंजूर था। ये बात हैदर ने खुद इसे बताई थी। तब से इसे पार्ट टाइम जॉब कर ली थी, खुद छोटा सा फ्लैट किराए पर लेकर इधर शिफ्ट हो गया था। आप बात करेंगे ना? आयत ने मोमिन से दोबारा पूछा। जवाब इसे मजीद इसे टाल नहीं सकता था। कुछ ही वक्त में आयत इसके दिल पर बुरी तरह काबिज हो चुकी थी। ठीक है, मोमिन के मान जाने पर बड़ी सी मुस्कुराहट ने आयत के चेहरे का अहाता किया था। यही चीज़ थी जो मोमिन को खुद से बढ़कर थी। आयत को हर हाल में खुश देखना चाहता था। 25 मिनट की मुसाफत के बाद मोमिन आयत को लेकर एक बिल्डिंग में आया था। दूसरे माले पर पहुंचकर इसने एक फ्लैट के बाहर खड़े होते बेल दी। पहली बार बेल देने पर ही दरवाज़ा खोल देकर सामने हैदर फॉर्मल कपड़ों के ऊपर अप्रन पहने खड़ा था। शायद वो खाना खुद बना रहा था। दोनों को देखकर इसने गर्मजोशी से इनका इस्तकबाल किया। जुनैन और सहर को प्यार देकर इन्हें बैठने का कहता वापस किचन में चला गया। वहाँ से इसकी वापसी 10-15 मिनट बाद ही हुई। हाथ में ट्रे पकड़े वो किचन से बाहर है, जिसमें कोक से भरे 3 गिलास और चौथा स्मॉल साइज का कप था, और जो इसने जुनैन को दिया था। एक गिलास इसने खुद लिया, एक मोमिन को दिया। अब वहाँ एक ही गिलास उठाने वाली कदरे खफा थी, इसलिए ये जहमत भी ना की थी। आयत को खुद से खफा देकर हैदर ने मोमिन को इशारा किया। इसका इशारा समझकर मोमिन ने गिलास उठाकर आयत की तरफ बढ़ाया, जो उसने चुपचाप ले लिया। हैदर ने ये नज़ारा देखकर इशारे से ही इसे दाद दी, जो मुस्कुराकर बिना ना रह सका। जबकि पास बैठी इस सब से इंजान आयत आस्था था मशरूम में गले में उड़े रही थी। खाना तैयार होने पर हैदर ने आयत को आवाज़ लगाई, जो ना चाहते हुए भी उठकर इसकी तरफ आ गई थी। तो मेहमान नहीं हो, यहाँ आराम से शोहर के साथ आकर बैठ गई, चलो खाना निकालने में मदद करो। हैदर की बात के जवाब में आयत मुंह बनाती हुई बर्तनों को में खाना निकाल कर खुद ही बाहर ले गई। जब मोमिन और हैदर मिलकर दस्तरखान बिछाए बैठे थे। ये बर्तन कहाँ से लाए हैं? खाना खाते इसने खामोशी को तोड़कर पहला सवाल किया। साथ वालों से मांगे हैं, बगैर किसी लगी पड़ी से सच बता रहा था। जानता था कि आयत क्या सोच रही होगी। 2 दिन पहले जो शख्स इसके घर में बैठा इसे झोंपड़ा बोल रहा था, चाय पत्ती पर क्या किए जाने वाला तंज इसी पर उलट गया था। आज वो खुद खाली हाथ था। तुम लोग बहुत बेमरवत हो। खाने से फारिग हो गए। हैदर ने मोमिन और आयत के सामने बैठते कहा। जुनैन इसके लाए खिलौनों से खेल रहा था। सहर मोमिन के पास ही थी। ऐसा क्या कर दिया हमने? मोमिन से सवाल किया था। बिना बंदा तारीफ ही कर देता है। खाने की मजाल है। तुम लोगों ने एक बार भी कहा हो कि खाना अच्छा बना था? हैदर, तुम्हारे हाथ में जादू है। हैदर बड़े मज़े से बैठा खुद की तारीफों के पुल बांध रहा था। आप वापस क्यों नहीं चले जाते? आयत इसकी बात काट कर असल मसले की तरफ आई, और हैदर मुँह बसूर कर है कि इसकी बहना जंग किए बिना मानने वाली ना थी। तो ओप्पो का रुख मुकम्मल हैदर की तरफ हो चुका था। मैं जाना नहीं चाहता वहाँ किस खुशी में, हालांकि इन्हें आपकी ज़रूरत होगी। आप इनके इकलौते बेटे हैं। इनकी एक बेटी भी है। हैदर ने इसे जताना ज़रूरी समझा था। मेरी ज़ात इनके लिए कभी भी अहमियत की हामिल नहीं रही। फिर क्यों इस बात को अना का मसला बना रहे हैं आप? मैं अना का मसला बना रहा हूँ? वो समझ नहीं रहे, अपनी ज़िद पर अड़े हैं। ये दुनिया सिर्फ मर्दों के लिए नहीं बनाएगी, औरतों को भी अल्लाह ने बनाया है। मर्द और औरत दोनों मिलकर माशरे की बुनियाद रखते हैं। इनकी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। जो भी हों, वो हमारे वालिदैन इस तरह इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। हम अम्मी का क्या कसूर इसमें? इस सब में औलाद होते भी तन्हा ज़िंदगी गुजारना अजाब हो जाएगा इनके लिए। ये इनके शोहर की चॉइस है, मैं क्या कर सकता हूँ? हैदर कंधे कुचाता सीधा हो गया। आप प्लीज़ वापस चले जाएं, मेरे लिए कुछ दिनों तक यहीं हो, मैं फिर चला जाऊँगा। इस वक्त आयत को समझाना नामुमकिन था, इसलिए इसने राह निकाली थी। अब वो कुछ दिन सुकून से रह सकता था। आप आज क्यों नहीं जा रहे? कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद हैदर ने इसकी आवाज़ सुनी तो मम्मी ने अफसोस से सर हिलाया। अभी तक वो वहीं अटकी थी। आपको मेरी कसम, शट अप आयत, बस भी करो। कहा ना कि कुछ दिन बाद चला जाऊंगा। यहाँ का रेंट दे चुका हूँ मैं, 1 महीने बाद ही जा सकता हूँ। इस तरह सब चीज़ें दरमियान में छोड़कर नहीं जा सकता मैं। हैदर को गुस्सा होते देख इसकी नाराज़गी में मज़ीद इजाफा हो गया था। इस बारे में दोबारा बात नहीं की थी। इसने बस इनकी बातों का जवाब देती रही थी, फिर बच्चों में मसरूफ़ हो गई। एक सवाल पूछूं? आयत ने एक नज़र साथ चलते मोमिन का चेहरा देखा, फिर जल्दी ही अपनी नज़र सामने थोड़े से दूर खेलते जुनैन पर मरकोज़ कर दी।
तुम्हारे बेटों के सवालों का जवाब नहीं मेरे पास आया। तो मोमिन सख्त बदमज़ा हुआ था, जैसे वो पहले से जानता हो आयत क्या पूछना चाह रही थी। इस वक्त दोनों करीबी पार्क में आए थे। कुछ देर चहलकदमी करने के बाद अब वो नरम घास पर बैठे थे। आप मुझे इग्नोर कर रही हैं, गिला करते वो सैर को इसकी गोद से ले चुकी थी, जबकि मोमिन इसकी बात पर ठटक सा गया। मैं सुनना चाहूँगा। वो वाकई जाना चाहता था, मुझे बात नहीं करनी। जब कोई जवाब ना मिला तो वो बात बदल गई। मोमिन ने गहरा सांस खींचा। पूछो। मोमिन के पूछने पर खफा बैठी आयत झट से सीधी हुई तो वो भी मुस्कुरा कर रह गया। अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो यही उम्मीद थी तुमसे। तुम्हारे छोटे से दिमाग में हमेशा फजूल सवाल ही क्यों आते हैं। मोमिन बाजार सा हुआ था, पहली बार नहीं था जब आयत ऐसा सवाल करी थी। पहले भी बहुत बार वो इससे इसी तरह के सवाल कर चुकी थी। मोमिन अक्सर चिढ़ सा जाता था। इसमें फजूल क्या है, तुम क्यों जाना चाहती हो? आखिर तुम्हारे बगैर हमारी ज़िंदगी कैसी होगी? मोमी ने अपने साथ साथ बच्चों को भी हवाला दिया। वैसे ही मुझे तजस्सुस रहता है कभी मैं दुनिया से चली जाऊं तो आप क्या करेंगे? अपने दिल की बात करती। वो मोमिन का सुकून बर्बाद कर चुकी थी। तुम सीधा क्यों नहीं कहती कि तुम्हें इजहार मोहब्बत सुनना है? मोमिन की बात पर आयत सटपटा सी गई। मैंने कब कहा? आयत जानकर अनजान बनी। तुमसे पहले मेरी दुनिया वीरान थी। मैं सिर्फ अपने बच्चों की खातिर जी रहा था। तुम्हारे आने से मुझे लगा ज़िंदगी को एक मौका देना चाहिए, जो मैंने दिया भी। अब जब मेरी ज़ात मुकम्मल तुमसे वाबस्ता हो चुकी है, तुम्हारे ना होने से शायद पहले की निस्बत वीरानियाँ मज़ीद बढ़ जाएं। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम्हारी बगैर मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा या मर जाऊँगा। ये बातें फ़िल्मों और ख्वाबों की दुनिया तक ही होती हैं। हकीकत में किसी एक के चले जाने से दूसरा नहीं मरता। यहाँ हर एक तो अपनी बारी का इंतज़ाम करना होगा। अजीब शख्स था, वो इजहार भी कर गया था, उसे हकीकत से भी आशना करवा गया था। आप इतनी मुश्किल बातें क्यों करती हैं? आयत के सवाल पे से हंसी आई थी। शायद ज़िंदगी कभी आसान नहीं रही। मोमिन का अगला जवाब इसे सच में लाजवाब कर गया था। आपको लगता है मैं गलत हूँ? हैदर ने शशोपन से निकलने के लिए बैठे मोमिन से सवाल किया। आयत से मिलने के बाद वो मोमिन की तरफ आया था। नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों का नज़रिया अलग है। बात दोनों की दुरुस्त है। तुम्हारा साथ देते हुए भी मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आयत गलत है। इस वक्त एक बेटी की तरह सोच रही है। तुम एक भाई की तरह मुझे क्या करना चाहिए? फिर तुम एक बेटे की तरह सोच कर देखो। उम्मीद है फैसला लेने में आसानी हो। मोमिन ने लगी बटी बगैर इसे मशवरा दिया। फिर मुझे वापस चले जाना चाहिए? बिल्कुल। रही बात आयात की, इसकी ज़िंदगी में सब है, इससे किसी हिस्से की ज़रूरत नहीं है, ना पहले थी। इस सब से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, इसके लिए कुछ करना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स को समझाओ, इन जहालाना सोचों का खात्मा करो। तुम बाखूबी ये कर सकती हो। मुझे नहीं लगता वो समझेंगे। तो तुम आग में कूदने से पहले हार मान चुके हो। वैसे ही बुजुर्गों की निशानी होती है। हैदर ने मुस्कुराकर से देखा। मैं बहादुर कभी था ही नहीं। होता तो पहले ये सब बदल चुका होता। अब तो सब खत्म होता नजर आ रहा है। नहीं, ये तुम्हारी सोच है। मोमिन ने अपना हाथ इसके हाथ पर रखा। तुम नताइज से पहले घबरा रहे हो और कुछ नहीं। मोमिन की अगली बात पर हैदर ने बेसाख्ता हंसा था। मोमिन ने सच ही कहा था। शुक्रिया। मोमिन से बात करके से वाकई हिम्मत मिली थी। इस बात का मुकम्मल इत्मीनान था कि आयत के लिए मोमिन से अच्छा हमसफ़र शायद ही कोई और होता। दरवाज़ा बजने की आवाज़ पर किचन में खड़ी मरीम ने अपनी आंखें रगड़कर आंसू साफ की। जो औलाद की जुदाई में इसकी आंखों से बह रहे थे। हिम्मत की शुरू से ही इसमें कमी थी। इस चीज़ की कमी आज इसे बुरी तरह खुली थी। बदकिस्मत माँ थी जो अपनी औलाद के लिए आवाज़ तक उठा ना सकी थी। सब दुपट्टा जमा कर वो किचन से निकली, फिर बरौनी दरवाजे की तरफ चली और चल पड़ी। कौन? अंदर से आई। अंदर से आवाज़ लगाई। घर पर सिर्फ जमाल था जो कमरे में था। वो मैं हूँ। डरते हुए धूप में खड़ी आयत ने जवाब दिया, जो एक हाथ में सहर को लिए दूसरे हाथ में जुनैन का हाथ थामे खड़ी थी। दिल बार बार मोमिन की जानिब जा रहा था, जिसे बगैर बताए वो बच्चों को लेकर यहाँ चली आई थी। मरीम ने झट से दरवाज़ा खोल के अंदर किया और अपने सीने से लगा लिया। आज कितने महीनों बाद इसके दिल को सुकून पहुंचा था। बेआवाज़ आंसू बहाती आयत को सीने में बींचे खड़ी थी। मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दो। पहला जुमला जो इसकी माँ के मुँह से सुना वो माज़रत का था। इसे आज भी याद था कि घर से जाते हुए भी इसने अपनी माँ से अलवदिल अल्फाज यही सुने थे। आप क्यों मुझसे माफ़ी मांग कर मुझे गुनाह का हकदार बना रही हैं? मेरे दिल में कोई गिला नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। बहुत शहर के रोने की आवाज़ पर मरीम को खुद से अलग करते इसने एक हाथ से इनका चेहरा साफ किया। बहुत प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह। जुनैन को गोद में लेते मरीम ने इसके चेहरे पर बोसा दिया, फिर शहर को भी प्यार दिया। वो जो किसी गैर के इस तरह प्यार लेने से बुलंद आवाज़ में रो रही थी। अंदर चलो, गर्मी है यहाँ। मरीम ने जुनैन को गर्मी से सुर्ख होता चेहरा देखकर इससे कहा, जो माँ बाप के घर में आते भी हिचकिचा रही थी। मरीम को अफसोस हुआ खुद पर। इसे दुनिया में तो ले आई थी मगर इसका हाथ थाम कर साथ चल ना सकी। ये सिर्फ तुम्हारे बाप का नहीं, तुम्हारी माँ का घर भी है। चलो। आयत का हाथ थाम कर वो ज़बरदस्ती से अंदर ले गई, जहाँ पहले ऐसा कुछ भी नहीं रहा था। सब कुछ बदल गया था। घर का आधा सामान वहाँ मौजूद नहीं था। आपने सेटिंग चेंज कर दी। पहला ख्याल यही आया था इसे। नहीं, तुम्हारे बाप ने जुआ खेला था, हार गया, इसलिए लोग सामान उठा कर ले गए। अभी और भी कर्जा है शायद। मैं अकेली औरत क्या कर सकती हूँ? तुम्हारे जाने के बाद जमाल ने हैदर को भी निकाल दिया। शायद इससे पता चल गया था कि जमाल जुआ खेलने लगा था। काफ़ी बहस हुई थी दोनों में। फिर हैदर ने कहा कि इसे इसका और तुम्हारा हिस्सा चाहिए, और ये इसकी सोच थी कि वो ऐसा करके घर बचा सकता है। जमाल ने उल्टा इसे ही घर से बाहर निकाल दिया। मैंने रोकने की कोशिश की थी, बहुत भूल गई।
थी पहले, कब मेरी चली है। मरीम का एक एक लफ्ज़ आयत को किंग कर रहा था। हैदर ने जो उसे बताया था वो सब से मुख्तलिफ था। अब इसकी समझ में आ गया था कि मोमिन और हैदर ने मिलकर इससे सच छुपाया था ताकि इसे मज़ीद तकलीफ़ ना पहुँचे, और वह बाप के प्यार में भाई से नाराज़ होकर इसे क्या कुछ कह गई थी। इसलिए मोमिन हैदर से बात नहीं करना चाहता था। सारी गिरें एक साथ खोलकर इसके दिमाग में हलचल मचा रही थी। तुम लो पानी पियो, बच्चों को भी पिलाओ, गर्मी बहुत हो गई आज के ट्रे इसके सामने रखती मरीम ने इसे कहा तो आयत ने जुनैन और सर को पानी पिलाया। खुद पीने से इनकार कर दिया। सोकर इसका दिमाग और दिल कहीं और अटके हुए थे। तुम क्या कर रही हो यहाँ? कमरे से बाहर आते जमाल की ऊंची आवाज़ पर मरीम और आयत दोनों चुकी थी। आयत के चेहरे पर हैरानगी, दुख, डर, सारे जज्बात एक साथ रक्सा करने लगे। डर तो मरीम को भी लग रहा था। आयत अकेली नहीं थी, इसके साथ बच्चे भी थे। जमाल गुस्से में कुछ उल्टा सीधा कर गया तो इसके आगे की सोच आती इसे झुरी झुरी ली। मैंने बुलाया था। आयत को मुंह खोलता देखकर मरीम ने सारा मलबा होने पर ऊपर ले लिया। किसी से पूछकर जमाल इश्तियात से मरीम की तरफ बढ़ा तो वो डर के पीछे हुई। मेरा दिल कर रहा था इससे मिलने को, आप इसे बेटी नहीं मानते, मगर मैंने कभी इसकी ज़ात से इनकार नहीं किया। क्या मेरी बेटी ये हक रखती है मेरी बेटी है ये हक रखती है जब चाहे मुझसे मिलने आए। आज पहली बार मरीम ने आयत के हक के लिए आवाज़ उठाई थी। दिल में जो डर था अब कहीं उड़ छू हो चुका था। इस बार वो चुप रहना नहीं चाहती थी। तुम निकलो अभी। और इसी वक्त मेरे घर से जमाल ने उंगली से इशारा करते जाने का हुक्म दिया तो आयत का दिल डूब सा गया। हर बार इससे पहले से बढ़कर तकलीफ दी जाती थी। ये कहीं नहीं जाएगी, ये इसका भी घर है। पीछे से आते हैदर ने जमाल को जवाब दिया और आगे बढ़कर आयत के सर पर हाथ रखा, मगर वो शर्मिंदगी से सर झुका के जब मोमिन भी इसके पास आ खड़ा हुआ। वो नहीं जानती थी कि इसे कैसे पता चला वो कहाँ है, मगर इसका बाप मोमिन को कुछ कहता तो इसके लिए वाकई डूब मरने का मुकाम था। सर झुकाने की ज़रूरत नहीं आए तो माँ बाप से मिलना कोई गुनाह तो नहीं है। हाँ, तो मुझे खबर देती तो मुझे अच्छा लगता। आयत के सर झुकाने पर मोमिन ने इसका हाथ पकड़कर हल्का सा दबा दिया। इस वक्त इसका दिल किया कि ज़मीन फटे इसमें समा जाए। इस वक्त भी वो इससे शिकवा नहीं कर रहा था बल्कि इसके साथ खड़ा था, इसे सहारा दे रहा था। मोमिन के लिए इसके दिल में मौजूद इज़्ज़त का रुतबा कई गुना बढ़ गया था। अपनी ज़िंदगी में कम से कम इसका एहसान चुका नहीं सकती थी। ठीक है, फिर मैं ही चला जाता हूँ ये घर छोड़ के। इस घर में या तो ये रहेगी या मैं। तुम्हें भी इसने मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। आज तुम इसके लिए मेरे सामने खड़े हो, मुझसे ज़बान लड़ा रहे हो। मैंने आपसे बदतमीज़ी नहीं की पापा, बस आयत को तस्लीम कर लीजिए। वो भी आपका खून है। आप क्यों इसे इस हक से महरूम करना चाहते हैं? ऐसा कौन सा गुनाह हो गया इससे जिसकी सज़ा ख़त्म होने को नहीं आ रही थी? नफ़रत क्यों भरी आपके दिल में? मुझे कुछ सुनना नहीं चाहता मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। हैदर, आप लोग मत लड़े मेरी खातिर। भाई वैसे भी मेरी अपनी फैमिली है। मैं यहाँ नहीं भी आऊँगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम कहीं नहीं जाओगे। आयत हैदर ने इसका हाथ थाम कर रोक दिया तो मोमिन ने इसरार किया। इससे भी आयत का फैसला ठीक लगा था। इससे पहले सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती वो आयत को लेकर जाना चाहता था, मगर हैदर को कुछ मानने को तैयार ना था। वो ठान चुका था कि आज जमाल से दो टोक बात होकर रहेगी। आपको बेटों की ख्वाहिश थी तो अल्लाह ने आपको बेटा भी दिया तो है। अब अगर बेटी भी आ गई है तो मसला क्या है? इसकी पैदाइश तुम्हारी माँ की ज़िद थी नहीं, ये अल्लाह का फ़ैसला था। इसमें किसी की ज़िद, किसी की नाराज़गी नहीं चलती। जो चाहता है वो करता है। कैसे, कब, क्या, कितना नवाजता है वो अच्छी तरह जानता है। हमारा काम है इस फैसले को खुशी हुई तस्लीम करना। हम कौन होते हैं इसकी किसी बात से इनकार करने वाले? हैदर ने शाज़गी से जमाल के दिल को नरम करना चाहा। लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है हैदर, तुम इसे यहाँ रखना चाहते हो तो रखो, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। आप गलत कर रहे हैं पापा। हैदर ने इन्हें कायल करना चाहा जो कुछ सुनने समझने की हालत से आगे निकल चुका था। इस वक्त जमाल की अकड़ पर पत्थर पड़ चुके थे जो बहुत जल्द हटने वाले थे, पर किस रूप में ये कौन जानता था। जमाल भपरा हुआ घर से निकल गया था। आयत ने हैदर को कहा जमाल को रोकने के लिए, मगर वो भी इसकी सुन नहीं रहा था। उल्टा इसने आयत को खामोश होने के लिए कहा। वो बेबस होकर जमाल के पीछे भाग गई। किसी सूरत नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से घर टूट जाए। जमाल के जाने से मरीम अकेली हो जाती। अपनी माँ के दुख का सबब बनकर वो कभी खुश नहीं रह सकती थी। आयत मोमिन सहर मरीम को पकड़ा, इसके पीछे चला गया। आयत को कोई हाल में अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। जानता था वो किसी ज़हनी कैफी से दो चार थी। इस वक्त हैदर, जाओ देखो इन्हें, मेरा दिल तो बैठा जा रहा है, मरीम ने हैदर से कहा तो वो भी इनके पीछे घर से बाहर निकल गया। गली से निकलकर मेन रोड पर आते सामने का मंजर इसकी जान निकालने के लिए काफ़ी थे। एक पल ने इसके हवास तलब कर ली। इर्द गिर्द जमा होती भीड़ को चीरता हुआ वो वहां पर पहुंचा था। आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इसकी आंखों के सामने सड़क पर खून पर लथपथ आयत का सर जमाल गोद में रखे बैठा था, जबकि मोमिन बार बार इसका गाल थपथपाते हुए नाम पुकार रहा था। गुजरे लम्हात।
अब्बू रुके, मेरी बात तो सुने। आयत तकरीबन भागती हुई जमाल के पीछे आई थी, जो रुकने के नाम नहीं ले रहा था। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। आयत चली जाओ यहाँ से, मैं माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ आप वापस से चलें, मैं कभी आपके सामने नहीं आऊँगी, वादा करती हूँ। जमाल का हाथ पकड़ से वादा किया, जो झड़क एक तरफ हो गया। तुम जाओ यहाँ से, मैं नफरत करता हूँ तुमसे। बेटी की नफरत में अंधा-धुंधा चलता हुआ सड़क के क्रॉस करने लगा। ये देखे बगैर सामने से आता ट्रक दे इसके कितने करीब आ चुका था। अब्बू हटे वहाँ से। जमाल को बचाने के चक्कर में आयत दौड़कर इसके पास गई। आखिरी मंजर जो इसकी आंखों ने देखा था वो मोमिन का चेहरा था। ट्रक ड्राइवर की कोशिश के बावजूद वक़्त पर ब्रेक ना लगा सका। जमाल को आयत ने खींचकर वहाँ से हटा दिया था। मोमिन ने आगे बढ़कर आयत को बचाना चाहा, मगर अफसोस बहुत देर हो चुकी थी। ट्रक तेज़ी से कुचलता हुआ आगे निकल गया। पीछे हैदर सब देखकर सकते में आ गए। हैदर और मोमिन पागलों की तरह इस वक्त आयत को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। इसी भीड़ में कुछ लोग चला चला कर एम्बुलेंस को कॉल करने का कह रहे थे। इस सारे हादसे में एक शख्स था जो टिकटिकी बांधे आयत को देख रहा था। वो जमाल था, जिसकी गोद में आयत का सर रखा था। करीबी प्राइवेट अस्पताल के बाहर चक्कर लगाते हैदर और मोमिन की जान पर बनी थी। दोनों की ज़िंदगी एक वजूद से जुड़ी थी, जो अंदर ज़िंदगी और मौत से पिछले 4 घंटों से लड़ रही थी। मामा को अंदर क्यों लेकर गए हैं? जुनैन ने मोमिन का हाथ पकड़कर परेशानी से पूछा। आप रो क्यों रहे हैं? अपने सवाल का जवाब ना पाकर जुनैन ने फिर से मोमिन से पूछा, जिसे इसे सबसे अनजान रखा गया था। नहीं, मैं नहीं रो रहा। मोमिन ने आंखों को हाथ से रगड़कर इसे दिखाया। वो रो नहीं रहा था। मामा ने कहा था आप अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते, आपको भी नहीं बोलना चाहिए। मामा नाराज़ हो जाएंगी वरना। जुनैन की अगली बात पर मोमिन ने हल्का सा मुस्कुराना चाहा, मगर नाकाम ही ठहरा। मेरा एक काम करोगे? मोमिन ने इसके गाल पर प्यार करते हुए कहा। वो क्या? इसने भी मोमिन के गाल पर जवाब बोसा दिया। ऐसा अक्सर वो आयत के साथ करता था। आज पहली बार इसने मोमिन को इस तरह जवाब दिया था। मम्मा के लिए अल्लाह से दुआ करो, वो जल्दी ठीक हो जाए। अल्लाह पाक बच्चों की दुआ जल्दी सुनता है। जुनैन का हाथ चूमकर वो इसे गले लगा गया। आयत से बिछड़ने का करब इसके चेहरे पर आया था। आज दूसरी बार वो इस मकाम पर खड़ा था। पहले भी वो ये दर्द बर्दाश्त कर चुका था, मगर इस बार इसने तस्लीम किया था। वो आयत के बगैर अपनी ज़िंदगी तस्वर नहीं कर सकता। अस्पताल में खड़े होकर आज इसने इतराफ़ किया था कि वो आयत से बेपनाह मोहब्बत करता था। मोहब्बत तो इससे पहले भी आयत से थी, मगर ये मोहब्बत कितनी गहरी थी इसका अंदाज़ा आज इसे हुआ था। डॉक्टर बताएं प्लीज़, आयत कैसी है? हैदर ने इमरजेंसी के रूम के बाहर डॉक्टर को रोककर सूरत हाल जाना चाहिए। देखिए, हम कुछ नहीं कह सकते। आप जिस हाल में पेशेंट को लेकर आए हैं, ब्लड बहुत ज़ाया हो चुका है, ऊपर से ज़ख्म काफ़ी गहरे हैं। आपको हौसला रखना होगा, सब्र से काम लें। आप लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। कानों में पड़ते अल्फाज सुनकर मोमिन के पेट में गिरे पड़ती हुई महसूस हुई। आंखें हर दर्जा सुर्ख थी, मगर जब्त के लिए खड़ा था। आप खुश हैं? आप यहाँ क्यों बैठे हैं? जाएं ढोल लेकर आएँ, जाएं खुशियाँ मनाएं। मेरी बेटी मौत के मुँह में चली गई, यही चाहते थे ना? लें, अल्लाह ने सुन ली आपकी। मेरी बच्ची आपकी वजह से आज तकलीफ में है। देखें इसे आपको बचाने के लिए इसने खुद की जान खतरे में डाल दी। ऐसे बाप के लिए जिसने सारी ज़िंदगी इस मासूम की कदर नहीं की। मरीम बिलखते हुए जमाल का गिरबान पकड़े खड़ी थी, जो खुद नदामत से सर झुकाए खड़ा था। ज़िंदगी में पहली बार इसका ज़मीर अंदर से इसे खाया जा रहा था। इसे ऐसा लग रहा था किसी ने इसके मुँह पर खींचकर थप्पड़ मार दिया और सारी ज़िंदगी इसने आयत को दर्द ही दिया था। आज फिर से इसकी वजह से वो दर्द में थी। अगर इसे कुछ हुआ ना तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। पापा, मैं कभी आपको माफ़ नहीं करूँगा। याद रखिएगा, हैदर भी तब तक ज़िंदा है जब तक आयत की सांसें। मेरी बहन किस कदर तकलीफ़ से गुजरी है आपको अंदाज़ा है। आपकी जाहलाना सोच की वजह से हम इस हाल में खड़े हैं। हो सके तो माफ़ी मांग ले अल्लाह से, शायद अल्लाह आपको माफ़ कर दे। हैदर को इस कदर गुस्से से जमाल की तरफ बढ़ा कि जब मम्मी ने इसे रास्ते में रोक दिया और खामोश होने का इशारा किया। मरीम हैदर के कहने पर जुनैन और सैर को लेकर एक तरफ चली गई थी। बेचारे बच्चे अब परेशान होकर रोना शुरू हो चुके थे। जमाल कंधे झुकाए वहाँ पड़े बेंच पर बैठ गया तो हैदर और मोमिन एक बार फिर से कॉरिडोर में चक्कर लगाने लगे। काफ़ी घंटों के बाद आयत को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। जब नर्स हैदर और मोमिन को अपने साथ अंदर ले गई। बाहर मरीम और जमाल बेचैनी से इनकी राह देख रहे थे। क्या हुआ है? कुछ देर बाद हैदर को बाहर आता देखकर जमाल से सवाल किया, मोमिन कहाँ है? आयत को होश आ गया है। मरियम भी लपक इसके पास है। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? हैदर, जब जमाल ने खफगी से इसे देखा तो हैदर चेहरा हाथों में छुपाकर बिलक बिलक कर रोने लगा। इसका अंदाज मरियम और जमाल के लिए गोया मौत का फरमान था। मरियम तो वहीं इसके पास बैठकर सकते में चली गई। जमाल फर्श पर ढहसा गया। मैं गुनहगार हूँ, अपनी बच्ची का मैं गुनहगार हूँ। मारो मुझे, मैं बुरा इंसान हूँ, मैं बुरा बाप हूँ, मुझे सज़ा दो। आयत के गम में डूबा जमाल हज़ानी तौर पर चलाता हुआ खुद को मार भी रहा था, मगर किसी ने इसे रोकने की ज़हमत न की। करता भी कौन? मरीम खुद मुजस्मा बनी बैठी थी। फिर हैदर ही ज़बरदस्ती इनको अंदर ले गया। जैसे ही हैदर इन्हें लेकर अंदर गया, मरीम जाकर आयत से लिपट गई, जिसे मम्मी ने मुश्किल से परे किया था। जमाल किसी बुत की तरह दरवाजे में रुक गया। ऐसा लगता था सारी तवानाई ख़त्म हो गई। उसकी नज़रों के सामने आयत बेड पर लेटी थी। चलें
अब एक बार मिलने वरना देर हो जाएगी। हैदर जमाल को खींचकर आयत के पास ले गया। आयत, मेरा बच्चा, मुझे माफ़ कर दो, बस एक बार अपने बाप से बात कर। जानता हूँ मैं अच्छा बाप कभी नहीं बन पाया, मुझे माफ़ कर दो, अपने बाप को माफ़ कर दो। जमाल ने झुककर आयत के माथे पर बोसा दिया और फूट फूट कर रो दिए। इसी कमरे में रखे सोफे पर एक बच्चा सुकून से बैठा था, सारे सीन को लेस खाते हुए खूब इंजॉय कर रहा था। वहीं सैर को गोद में उठाए मोमिन ने हैदर को देखकर अफसोस से सर हिलाया, जिसने जानबूझकर ये ड्रामा किया था, वरना आयत खतरे से बाहर थी। जख्म भरने में काफ़ी वक्त लगना था, मगर खुदा ने इसकी ज़िंदगी बख्श दी थी। ये सब डॉक्टर ने डिस्कस करने के लिए दोनों को अंदर बुलाया था। आयत को नींद के इंजेक्शन दे दिए गए थे, सारा रास्ता साफ था। तभी हैदर ने ड्रामा किया, एक बार जमाल को मज़ा चखाना चाहता था और वो कामयाब रहा था। नानो हटे, मेरी मामा से वो बीमार है। जुनैद ने जमाल को आयत के सर के पास खड़े देखकर इसे पीछे किया, से डर था कि कहीं इसकी मामा ज़्यादा बीमार ना हो जाए। बेटा, तुम्हारी मामा इस दुनिया में नहीं रही। जमाल ने आंसू बहाते समझाना चाहा, जो बिगड़े मूड से हैदर को तो कभी मोमिन को दे रहा था। मेरी मामा बिल्कुल ठीक है मामू, ने आपको पागल बनाया है। छोटा सा बजा जमाल की 14 तबक रोशन कर गया था। इसने उलझन से हैदर को देखा, जो जुनैद की लेस का पैकेट हाथ में लिए मज़े से खा रहा था। ये क्या कह रहा है? मरीम ने हैरत से मोमिन को देखा, जो कंधे कुचा गया। हैदर, जमाल ने गहर नज़रों से अपने बेटे को देखा। मैंने आपसे ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैं तो बस रो रहा था। जमाल को देखकर इसने वजाहत की। एक पल को जमाल और मरीम भी दंग रह गए थे। वाकई इसने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मेरे तो खुशी के आंसू थे। अल्लाह ने मेरी बहन को मौत के मुँह से निकाला था, इसका मतलब तुमने सच में हमें पागल बनाया। मरीम में सख्ते से निकल कर दूसरे में जा चुकी थी। उल्लू के पट्टे। जमाल ने अपने पैसे जूता निकालकर इसका निशाना लगाया, जो बाप की मार से बचने के लिए मोमिन के पीछे छुप गया था। बदतमीज़ हैदर, तुमने मुझे भी नहीं बताया। मरीम ने इसके कान खींचकर सा बराबर कि आपको एक तरफ ले जाकर कैसे बताता, पापा वही थे, इन्हें शक हो जाता ना। हैदर ने हंसते हुए मरीम को देखा तो वो भी मुस्कुरा दी। इन्हें आपस में लड़ता झगड़ता देखकर छोड़कर मोमिन कमरे से बाहर निकल गया। इसे खुदा का शुक्र अदा करना था जिसने इसकी ज़िंदगी लौटा दी थी। वो आज इस पाकज़ात के दर से खाली नहीं लौटा था। अब वक्त था और मोमिन को इसके दरबार में हाजिर देनी थी। तुम ठीक हो? आयत के होश में आते मोमिन ने इसका हाथ पकड़कर नरमी से पूछा, जो सर हिला के, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। हाँ, और इसका क्रेडिट मुझे जाता है। हैदर ने बीच में टपक कर बात के लिए कि तो मोमिन ने कहकर लगाया। बिल्कुल, इसके ने हैदर की बात की तस्दीक की। जमाल और मरीम भी अंदर आए तो मोमिन वहाँ से उठकर एक तरफ हो गया। मेरी बेटी कैसी है? जमाल ने मुस्कुरा के इसका हाल पूछा तो आयत ने ठटक कर हैदर को देखा, जिसने इसे खुद को देखता पाकर आंख दबाई। ठीक, इसने हौले से जवाब दिया। आप भी परेशान थी, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, पर खुदा ने मेरी आंखें खोल दी हैं। जानता हूँ मेरा रवैया काबिल माफ़ी नहीं, तुम सब भूलकर अब अपने बाप को माफ़ कर सकोगी। पहली बार जमाल की आंखों में खुद के लिए मोहब्बत देखकर आए तो खुशी से नहाल हो गई थी। जल्दी से ठीक हो जा, तुम्हारे चक्कर में मुझे जूतियां पड़ चुकी हैं। हैदर मसनूई खूबगी दिखाते हुए बोला तो मोमिन पहले का मज़ा याद करके अपनी हंसी जब्त ना कर सका। तुम अपना मुंह बंद रखो, जमाने से डांट दिया तो वो मुँह बसूर कर रह गया। इसकी शक्ल देखकर आयत को भी हंसी आ रही थी। जुनैन आराम से बेड के ऊपर चढ़कर आयत के पास आए और हैदर तो अरे करता रह गया, मगर वो अनसुना कर गया। फिर आयत के गाल पर पछानी चूमकर इसके पास लेट गया तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। लो जी, बाप को भी चांस दो यार, सारा प्यार तुम लौटा दोगे तो वो क्या करेगा? इससे पहले कि इसकी बात पर जमाल फिर से जूता उठाता वो कमरे से बाहर भाग गया, जबकि आयत शर्म से नजरें झुका गई। मरीम सहर और जुनैन को लेकर वहाँ से चली गई। जमाल भी बहाना बना के इनके पीछे चला गया। अब वहाँ आयत और मोमिन ही थे। आयत मोमिन ने नरमी से इससे पुकारा तो उसने आंखें बंद आंखें खोल दी थी। थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने के लिए। एक बार तुमने पूछा था ना, तुम ना रही तो मैं क्या करूँगा। पिछले कुछ घंटों में मुझे अच्छी तरह एहसास हुआ कि तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी बिल्कुल वीरान है। आगे से कभी ऐसा सोचना भी मत। जानती नहीं हो मैंने कितनी अज़ियत सही है। एक एक लम्हा यही दुआ मांगते गुजारा है, तुम मुझे छोड़कर ना जाओ। जानती हो आयत, किसी अपने का बिछड़ जाना बहुत तकलीफ देता है, मगर किसी ऐसे का बिछड़ जाना जो आपकी ज़िंदगी हो जान निकालने के मुतरादिफ है। मुझे मोहब्बत है तुमसे खुद से ज़्यादा। इसके अल्फाज सुनकर आयत को एक सुकून में सा मिला था। इसने जो ज़िंदगी से चाहा था वो नेमतें खुदा ने तोहफे में दे दी थी। अब बाप का प्यार, शोहर की मोहब्बत, प्यार करने वाली माँ, इस पर जान निछावर करने वाला भाई, बच्चे, सभी रिश्ते अनमोल थे और ये रिश्ते इसकी ज़िंदगी का सासा थे। मोमिन के होंठों का लम्स अपनी पेशानी पर महसूस करके वो सुकून से आंखें मूंद गई। जहाँ अंधेरे के बादल छट चुके थे, अब वहाँ ख्वाबों का जहाँ बात था जिसमें वो और इससे जुड़े रिश्ते थे। बेटियाँ कभी भी बोझ नहीं होती, बल्कि खुदा की रहमत होती हैं। कुछ लोग जो अक्ल से पैदल होते हैं, अब इन्हें ये बात समझ जानी चाहिए। इस तरह बेटियों की हक तलफी करना और कमतर समझना या बेटियों को इन पर तरजीह देना बंद कर दें। इस तरह का रवैया अख्तियार करके ऐसे लोग खुद ही गुनाह के हकदार ठहरते हैं। अल्लाह ताला नाइंसाफ़ी करने वालों को कभी पसंद नहीं करता। जिस दिन से हमारे नबी ने हमें रोशनास करवाया, इसकी प्यारी करें और इस किस्म की जहालत का ख़ात्मा करें। तो यहाँ पे नावल ही ख़त्म हुआ। नावल का नाम था वीरानिया और इसकी राइटर हैं ईशा खान।
बहुत अच्छा नावल था, इसमें बहुत ही अच्छा मैसेज एक दिया गया था, जिसमें बेटियों के बारे में बताया गया था और वाक़ई ही बेटियाँ जो होती हैं वो अल्लाह ताला की रहमत होती हैं और घर की रौनक होती हैं। अगर बेटियाँ ना हो तो घर वीरान होता है, क्योंकि बेटियों की आवाज़ एक खुशी खुशी की आवाज़ होती है जो पूरे आंगन में चहकती है, और बेटियां ही घर को मुकम्मल करती हैं। कभी माँ की सूरत, कभी बेटियों की सूरत, कभी बहन की सूरत है, तो कभी भी बेटी को बोझ नहीं समझना चाहिए और कभी भी बेटियों की हक तलफ़ी नहीं करनी चाहिए। बहुत से माँ बाप ऐसे हकारत से देखते हैं या बेटी को पैदा होने पर वो अपना मुँह लटका लेते हैं। मुझे बहुत इस चीज़ पर हैरत होती है जब मैं औरत को देखती हूँ कि जब वो, चाहे वो सास हो या नंद हो या बाज़ टाइम पर माँ भी होती हैं, कि जब भी वो बेटी पैदा होती है तो उनके चेहरे पर वो चमक नहीं आती जो बेटा पैदा होने पर होती है। हालाँकि उन्हें खुद इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि वो खुद एक औरत है, यानी कि अगर वो सास है तो वो अपनी बेटे की बच्चों में अगर वो बेटी पैदा होती है तो वो मुँह क्यों लटका लेती है, क्योंकि वो खुद तो एक औरत है और फिर एक औरत के पैदा होने पर क्यों ऐसा अफ़सुदा चेहरा बना लेती है। और इसी तरीके से अगर बाप बनाता है तो वो ये क्यों भूल जाता है कि जिसके साथ उसकी शादी हुई है वो भी तो एक औरत है। और इसी तरीके से अगर बाकी के लोग भी इस तरीके से बेटियों को नहीं अपनाते तो वो एक मर्तबा ये सोच लें कि उनके घर में जो जिस जिस वजूद से वो निकले हैं वो माँ, वो एक औरत है। औरत होगी तो घर मुकम्मल होगा और घर में रहमत होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल पसंद आया होगा। बहुत से नावल्स ज़रूरी नहीं कि रूड हीरो और ऐसे मार कटाई वाले और प्यार मोहब्बत वाले, कईयों में मैसेज भी होता है जिसे पढ़कर बाकी ही दिल में कुछ ना कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। दिमाग एक सिमत चलता है कि किसी के साथ अच्छा करना चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। इस तरीके वाले जो नावल्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, वो भी पढ़ने चाहिए। कमेंट्स में आपको भी बताइएगा कि आप इस नावल के बारे में क्या सोचते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले नावल के साथ बहुत जल्द हाज़िर होती हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।